बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक्सप्रेसो देखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, नहीं भी हैं तो आ जाइए ना। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। इमरान अभी ऑनर आने से पहले बात कर रहे थे कि समझ ही नहीं आती, दिन आता है ऐसे लगता है घर गए ही नहीं है दोबारा से। मैंने क्या कहने लगी, अदब और एहतराम से जूते उतारे थे और वो जूते हम उतारे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के एहतराम में भी। कल हमने बड़े एहतमाम के साथ बड़ी ज़बरदस्त पोस्टें सोची, पोस्टें ही कहते हैं, पोस्ट सोची जो हमने लगानी थी ऑन सोशल मीडिया, एंड ऑब्वियसली फॉर यूनाइटेड बिकॉज हमारा शहर है। फिर यूनाइटेड ने पहले एक कैच छोड़ा, फिर दूसरा कैच छोड़ा। जब यूनाइटेड ने ये सोच लिया कि आज उन्होंने फ़खर की 100 करवानी और फिर फ़खर ने भी सोच लिया कि आज उन्होंने धोना ही धोना है, हाँ। तो फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। कितने रन से आ रहे हैं? कितने रन से? ये कोई रिकॉर्ड बन गया, पता नहीं मुझे याद नहीं। 119 रन नाजरीन, सिर्फ 119 रन से लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी है। 26वां मैच था जी। फ़खर जमान ने शानदार किस्म की सेंचुरी की और इस्लामाबाद यूनाइटेड को 119 रन से शिकस्त दी। भाई ये जो पिंडी की विकेट ना, बॉलर्स का कब्रिस्तान साबित हो रही है, हम आपको सही बताएं। लेकिन दूसरी जानिब वही बॉलर्स जब यूनाइटेड के खिलाफ आते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त खेल जाते हैं, समझ नहीं आता। लेकिन कल इट वाज सच अ बैड डे फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड और इस वजह से अभी जो ना वो साइंस फंसी भी रह गई है हमारे। बड़ा वन साइडेड मैच था ये। सुबह बॉयज डिस्कशन चल रही थी, लेकिन साथ साथ जी फ़खर जमान की बात कर लें, कितने छक्के मारे उन्होंने जी? 8 छक्के और 8 ही चौके उन्होंने मारे हैं। उसके बाद उन्होंने सेंचुरी की है। और सिर्फ 57 गेंदों पे 115 रन। उसके अलावा डेविड वीज़ा ने 6 और अब्दुल्ला शफीक 1 रन बनाकर आउट हुए। राशिद खान 15 रन के साथ नॉट आउट रहे। इस्लामाबाद की जानिब से जनाब फजल हक फारूकी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हसन अली और मोहम्मद वसीम ने भी एक इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग्स की हाईलाइट ये कि टॉप स्कोरर हसन अली रहे। आप इमेजिन करें, हसन अली वाज द टॉप स्कोरर और ये सूरत हाल रही। खैर 107 रन बनाकर 16वें ओवर में टीम आउट हुई और एलेक्स हेल्स और हसन अली दोनों ने 18-18 बनाए, लेकिन हसन ने शायद 13 गेंदों पे बनाए थे, इसलिए टॉप स्कोरर। इसके अलावा गुरबाज सिर्फ 15 और कोलिन मनरो, शादाब कोई खातिर खा कर कोई दिखाई नहीं सका। मैच में लाहौर कलंदर्स ने रिकॉर्ड एक नया बनाया है। रन्स के एतबार से सबसे बड़ी फतह लाहौर कलंदर्स ने हासिल की है और दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड को आपको बताया हमने 119 रन से शिकस्त दी है। और कोयटा के खिलाफ इससे कबल जो थी बड़ी फतह 117 रन से थी, मुल्तान ने कोयटा के खिलाफ हासिल की थी। और लाहौर कलंदर एक सीजन में 2 बार 100 रन से ज्यादा मार्जिन रखकर जीतने वाली टीम बन गई है। सो ये भी रिकॉर्ड है कल के पीएसएल में। इन डिटेल्स हम इस पे तबसरा भी लेंगे, भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या आइंदा भी ऐसे हो सकता है, इस पे भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक अफसोसनाक वाक़े की बात करते हैं। एक इंटरनेशनल अफसोसनाक न्यूज़ आ रही है हम तक, वो जर्मनी के शहर हैम्बर्ग से आ रही है, जहाँ पे चर्च में एक फायरिंग का वाक़ा हुआ है और गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट ये कर रहा है कि इस फायरिंग के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए हैं। लेकिन फिल वक्त जो नंबर्स हैं वो 7 हैं, लेकिन तादाद उनकी बढ़ भी सकती है और बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनके ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं। पुलिस ने यहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, इस इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है और पुलिस के हुकाम का ये भी कहना है कि फायरिंग की वजूहात फ़िलहाल नहीं पता कि क्या ये किसी इंतहा पसंदी का वाक़या है, दहशत गर्दी का वाक़या है। इसमें मुलव्वस किसी भी मुलजिम की अभी तक गिरफ्तारी भी अमल में नहीं आई है और ये कुछ मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे इस हवाले से हमें अपडेट मजीद मिलेगी और हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दूसरी जानिब जी ये तो होगी इंटरनेशनल एरिना से कुछ खबरें। अब ज़रा मुल्क की सियासत की भी बात कर लेते हैं और मुल्क में जो सियासी इंतशार है आपको पता है हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। हम रोज़ यही बात करते हैं, हम हुक्मरान इत्तेहाद और तहरीक रिपीट कर देते हैं ना। हाँ वही चल रहा है सब हमारा। कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और इमरान खान पर हर रोज़ एक नया मुकदमा बन रहा है और कल वैसे भी उनके ऊपर ऑलरेडी वारंट गिरफ्तारी निकल रहे हैं। हैरानकुन तौर पर लाहौर में हंगामा आराई के हवाले से बात करें तो भी पीटीआई कारकुन की हलाकत का मुकदमा भी इमरान खान साहब और दीगर क़यादत के खिलाफ दर्ज किया गया है। ताहम लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की तकारीर और बयानात पर जो पाबंदी का हुक्म है उसे मुअत्तल कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने दोबारा से सड़कों पर आने और जल्द इंतखाबी जलसे शुरू करने का भी ऐलान कर दिया है। इमरान खान साहब ने BBC को एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने दावा किया कि हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शन से भागने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहा है और उन्हें नाअहल और गिरफ्तार कराने की कोशिश हो रही है ताकि इंतशार फैले और इलेक्शन मुलतवी हो। इस खदशे का भी इमरान खान ने इजहार किया कि हुकूमत इलेक्शन से पहले किसी बड़ी शख्सियत का कत्ल करवा सकती है ताकि वक्त पर इलेक्शन ना हो सके। इस खदशे का भी इजहार किया। दूसरी जानिब मरियम नवाज की भी दौरे जारी है। इमरान खान साहब से कल सवाल किया गया एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कि क्या आपको उनकी ज़रूरत है, आप उनसे मिलना चाहते हैं। इमरान खान ने
इस मौके पर कहा कि मुझे किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो इलेक्शन के लिए चाहता हूँ कि वी शुड हैव अ मूव फॉरवर्ड, अ वे फॉरवर्ड, और इसलिए उनसे बात होनी चाहिए। इमरान खान के खिलाफ मरियम नवाज़ ने कल फिर कुछ स्टेटमेंट्स दी और ज़ाती भी थी उसमें और सियासी भी थी। नवाज शरीफ की सज़ा से मुताल्लिक इस वक्त बड़े बड़े इंकशाफात भी कर रही हैं मरियम नवाज़। उधर पंजाब इलेक्शन के मामले पर एक नया तनाज़ा शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने अदलिया की जो है माजरत के बाद ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लेने का ऐलान कर दिया है, जिस पर PTI ने अदम एतमाद का इजहार किया और PTI का ये कहना है कि हमें ब्यूरोक्रेसी से नहीं, हमें अदलिया से रिटर्निंग ऑफिसर्स चाहिए। आज जो तहरीक इंसाफ का वफ्द है उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के हवाले से भी इसका मामला है, सो ये भी हमने आपको आगाह करना है। तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया जो मुलाकात हुई है इससे पहले तहरीक इंसाफ के वफ़द की इलेक्शन कमीशन से कि ब्यूरोक्रेसी गैर जानिबदार इलेक्शन नहीं करा सकती, लिहाजा जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो अदलिया से ही होने चाहिए। सो बड़ी एक मिक्सड अप किस्म की सिचुएशन है और कल तो मरियम साहिबा ने बड़ा डिटेल के अंदर इल्ज़ामात की लिस्ट जो सामने रखी और खुलकर इल्ज़ामात लगाए। इस हवाले से हम सारी डिटेल पे बात कर लेते हैं। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन है, तज्ज़कार है। थैंक यू वेरी मच कामरान, अ वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। खबरें वही हैं, रोज़ हम एक ही बात करते हैं कि सियासी इंतशार बढ़ रहा है मुल्क में, हर गुजरते दिन के साथ ये मामलात आ रहे हैं। खान साहब के हवाले से चूँकि आपसे हमारी डिस्कशन नहीं हो पाई, जो हमने लाहौर के अंदर एक तमाशा देखा सड़कों के ऊपर जो हमें नज़र आया, उसके बाद PTI के कारकुन की हिलाकत का मामला है, फिर मुकदमात का मामला है, एक और मुकदमा दर्ज हो गया है जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है और उसके साथ साथ उनकी दीगर क़यादत है। किस तरह से देख रहे हैं आप मौजूदा सियासी सूरत हाल को? आई थिंक जो आपने सियासी इंतशार की बात की है, मुझे लगता है कि इसमें आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में मज़ीद इजाफा होगा। जो कुछ लाहौर में हुआ, ज़ाहिर आप लोग तो लाहौर में थे ही, हमने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखा। लाहौर में जो कुछ हुआ उससे मेरे ख्याल में एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो हुकूमत है या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, आई थिंक ये फैसला हुआ है कि जो इमरान खान जब इक़्तिदार से उनको निकाला गया था, जिस तरीके से उनको एक फ्री रन दिया गया अभी तक कि वो बेशक 25 मई का लॉन्ग मार्च हो, उससे पहले बाकी मामलात हों, लगता ये है कि शायद अब जेन्युइनली एक मुश्किल वक्त जो है इमरान खान और जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके पर आने वाला है, बल्कि आ रहा है। और उसकी वजह यही है कि शायद उस तरह का फ्री हैंड इमरान खान साहब को जो आज से कुछ अर्सा पहले तक मिलता रहा है वो नहीं मिलेगा। और यही वो वजह है कि इवन जब ये रैली जो होनी थी 2 रोज़ पहले, तो जब जो कुछ लाहौर के अंदर एक बैटल ग्राउंड बना रहा, तो इमरान खान साहब को खुद भी रियलाइज हुआ, इसीलिए उन्होंने फिर उस रैली को मुलतवी कर दिया। तो मुझे लगता है कि जब भी अगर दोबारा इमरान खान साहब इसी तरह की कोई पॉलिटिकल गैदरिंग या कोई रैली निकालने की कोशिश करेंगे, तो हुकूमत और जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से उन्हें मज़ामत मिलेगी। शायद ये तरीका तो मेरे ख्याल में उनका एक फंडामेंटल राइट है, किसी का भी अगर एक पुरअमन वो एहतजाज करते हैं। शायद हुकूमत को ये लगता है कि इस तरीके से इमरान खान और इमरान खान के सपोर्टर्स को डरा के वो शायद कोई एक डेंट डाल सकते हैं उनकी पॉपुलैरिटी में, या कुछ इस तरह का अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, ये मुझे लगता है। पर लगता ये है कि एक जो हार्ड लाइन अप्रोच है अब इमरान खान साहब के खिलाफ लेने का फैसला किया गया है। कामरान, मेरा सवाल यही था, आप कहते कहते रुक गए तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ ताकि मजीद क्लियर हो जाए कि पॉलिटिकली जाहिर बात है इसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो है, इसका एक सियासी बैकग्राउंड भी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और आपको भी पता है कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म वो विक्टिमाइज़ करते रहे अपने मुखालिफिन को, अब जब वो वज़ीर आज़म नहीं है उनके मुखालिफिन उनको विक्टिमाइज़ कर रहे हैं, और इसका एक सियासी बैकग्राउंड बहरहाल है सारे मामले का। क्या PDM को या हुकूमत को इसका सियासी फ़ायदा भी हो सकता है अगर वो इस तरीके से क्रश कर रहे हैं इनकी जो इंतखाबी मुहिम है, आज़ादी से उनको मूव नहीं करने दे रहे? क्योंकि दूसरी जानिब से किसी भी चीज़ के लिए अदालतें रिलीफ भी मुसलसल इमरान खान को दिए जा रही हैं, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। देखिए, जहाँ तक PDM की बात है, मेरे ख्याल में उनके पास दिखाने के लिए अदरवाइज तो कुछ है नहीं। मुआशी मैदान में अगर आप देखें, महंगाई का 50 साल रिकॉर्ड टूटा है और आगे मजीद महंगाई भी होगी। जब IMF का प्रोग्राम बहाल होगा, आसानी नहीं होगी। तो अगर आपने इलेक्शंस में जाना है तो आपके पास कोई और कारकर्दगी तो है नहीं। मुझे जो लगता है सिंपली वो इमरान खान को इस तरीके से काउंटर करना चाहते हैं। इसमें कामयाब होंगे। मेरे ख्याल में माजी में हमने देखा है, जब भी आप इस तरह की पॉलिसी अपनाते हैं, अगर तो जेन्युइन केसेस हों, जेन्युइनली आप चीज़ों को टैकल कर रहे हो, फिर तो और बात है। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती इस तरीके से एक सिचुएशन क्रिएट करने का फैसला करें या सिचुएशन क्रिएट करें, तो वो हमेशा बैकफायर हुआ है। इवन इमरान खान के दौर में, बावजूद इसके कि जब वो सेम पेज पे थे आर्मी के साथ और जो भी उन्होंने मुकदमात बनाए,
लेकिन वो बहुत लंबे अरसे तक सस्टेनेबल नहीं रहे। उसका नून लीग को, पीपल्स पार्टी को बाद में फायदा भी हुआ, उन्होंने एक पॉलिटिकल एक विक्टिम कार्ड भी खेला। तो एग्जैक्टली इस केस के अंदर जब पीडीएम के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, दूसरी तरफ जो सर्वे बता रहे हैं इमरान खान अपनी जगह पे पॉपुलर हैं, और आप अगर ऐसे लोगों को रोकने की और उनके सपोर्टर्स को रोकने की कोशिश करेंगे, और दूसरी तरफ महंगाई का जो तूफान है, लोगों में वैसे ही फ्रस्ट्रेशन है, तो मुझे लगता है कि नुकसान जो है वो पीडीएम को होगा, उनका स्ट्रेटजी बढ़ेगी नहीं। लेकिन नेवरदलेस शायद डिसीजन ये हुआ है कि हमने इमरान खान को ढील दे के देख लिए तो उसका हमें क्या फायदा हुआ है, ये अप्रोच देख के देखते हैं कि हो सकता है कि हमें कुछ फायदा हो जाए। अच्छा, दूसरी जानिब कामरान, कल खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया बीबीसी को, उन्होंने कुछ बात, तो वैसे वो पहले ये ऐसी इस तरह की ही करते हैं बातें कि जी हुकूमत मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है, इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही है, और ये जो मामला जो रैली के हवाले से भी हुआ, उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी पहले किसी इम्पॉर्टेंट शख्सियत का कत्ल भी करा सकती है ताकि इलेक्शन में ताख़ीर हो जाए। अब ये खान साहब, ये जो पहले कत्ल की साजिश थी, अब किसी और शख्सियत पे आए हैं, क्या मामला है ये? देखिए, इमरान खान अपने बयानात बदलते रहते हैं। इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ रोज पहले एक उनका ये बयान काफी हेडलाइंस में रहा, जिसमें वो ये कह रहे थे कि वो मौजूदा आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो शायद नहीं उनसे मिलना चाहते। अगर वो नहीं मिलना चाहते तो वो क्या करें। लेकिन कल जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें कुछ और उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि वो तो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है। शायद उनको ये आफ्टर थॉट आई है, क्योंकि पीटीआई के अंदर और जो खास करके उनके सपोर्टर्स हैं वो इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इमरान खान साहब अगर वाकई इस मुल्क में तब्दीली लाना चाहते हैं तो फिर उनको एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें करना छोड़ देनी चाहिए। तो शायद उनको जो अवाम की पल्स है या जो उनके सपोर्टर्स की पल्स है उसका थोड़ा एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने अपने पहले वाले स्टेटमेंट से बैक ट्रैक किया और ये बयान उन्होंने दिया। और दूसरी जो वो आप बात कर रही हैं कि असैसिनेशन के हवाले से अपने बारे में भी वो बात करते हैं, इसी वजह से वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे। अब उन्होंने एक नया ये जो बात की, किसी और को वो कत्ल करवा सकती है गवर्नमेंट ताकि इलेक्शंस डिले हो। जाहिर है कि एक बात तो वाज़ेह है कि पीडीएम की हुकूमत उनके जो बुज़रा हैं पब्लिकली वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में इलेक्शंस नहीं हो सकते। कुछ लोग दबे अल्फाज में कह रहे हैं, कुछ ओपनली कह रहे हैं। तो इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं तो ये कंसर्न है। अब इलेक्शन की तारीख भी आ गई है, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। तो ऐसी सूरत में इलेक्शंस कैसे डिले होगा? जाहिर है कि खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, कुछ हालात ऐसे हो जाएं तब ये इलेक्शन डिले होगा। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कंसर्न जो है वो है, और वो कंसर्न जेन्युइन भी है कि क्योंकि जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, ये बात तो फैक्ट है कि वो इलेक्शन आइडली इस मौके पर नहीं चाहती पंजाब के अंदर। अच्छा, दूसरी जानब ये जो पॉपुलैरिटी का फैक्टर है, आपने खुद भी कहा, इमरान खान ने भी कहा कि हमारी सबसे मकबूल जमात है, सर्वेज भी यही कह रहे हैं। अभी रिसेंटली जो एक सर्वे आया उसमें भी ऑलमोस्ट 61% उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में है, और उनके मुकाबले में मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं या मरियम साहिबा हैं, दे आर अंडर 30%, लाइक बिलो 30% उनकी पॉपुलैरिटी है। तो एक तो ये, फिर दूसरी बात, जितने भी ज़िमनी इंतखाब हैं, इमरान खान साहब ने इसी इंटरव्यू में खुद भी आई थिंक उन्होंने कहा कि 37 में से आई थिंक 30 उन्होंने जीते हैं, और ये भी हमें पता है कि येस उन्होंने जीते हैं। तो पॉपुलैरिटी का जहाँ तक फैक्टर है, पॉलिटिकली तो पीडीएम कोई डेंट डाल नहीं पा रही है इमरान खान के ऊपर। क्या कोई और स्ट्रैटेजी मरियम नवाज साहिबा को अपनानी पड़ेगी? कल भी उन्होंने कुछ ज़ाती हमले भी किए, पहले जो वो बातें करते करते रुक जाती थी, कल वो कर गई बहुत सारी ज़ाती नौयत की बातें। उन्होंने रिहाम खान की किताब का भी रेफरेंस दे दिया। तो क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? अभी तक तो नहीं पड़ा कामरान, इस पर क्या कहेंगे आप? आई थिंक ऑन लाइटर वे बात कर लेते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। किसी ने नून लीग के सपोर्टर ने मेरे ख्याल में एक ट्वीट किया हुआ था कि इमरान खान की जो गैलप सर्वे है उनकी 61% थी, तो कोई नवाज शरीफ की 36% थी, इसी तरह शहबाज शरीफ की 32 और मरीम नवाज की मिला के, तो किसी ने इन तीनों को मिला के उन्होंने कहा देखें जी, शरीफ खानदान से तो इनकी कम पॉपुलैरिटी, ये तो 102% बनती है इनकी। तो ये इमरान खान साहब शरीफ फैमिली से तो भी पॉपुलर नहीं है, तो मेरे ख्याल में इस पर वो गुजारा कर सकते हैं फिलहाल। दूसरी ये जरूर बात है कि जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी यही लग रही है कि मरीम नवाज जब से पाकिस्तान वापस आई हैं, वो 2 इन्होंने इंटरव्यूज भी दिए हैं इसी हफ्ते, और जो उन्होंने बयानिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट मीन के जो माजी की एस्टेब्लिशमेंट थी, अदलिया को और जो जनरल फैज हैं खास करके, उनको वो जो निशाना बना रही हैं, मेरे ख्याल में ये खुद एक फैसला हुआ है कि उनको पता है कि अवाम के अंदर, मैंने जैसे पहले कहा कि जो हुकूमत की कारकर्दगी है या मौशी एतबार से तो बेचने के लिए कुछ है नहीं,
तो वो उस बयानिए को वापस लाके जो माजी में पीएमएलएन का था जिसका उनको फायदा हुआ, शायद उनको लगता है कि जो उनका अपना जो सपोर्टर है, हार्ड कोर सपोर्टर है, वो कम से कम महंगाई को छोड़ के उनके इस बयानिए के पीछे उनके आए। तो किसी हद तक तो थोड़ी सी वो ट्रैक्शन अवाम में उनकी जा रही है। क्या वो ट्रांसलेट होगी इनटू इलेक्शन विक्ट्री या इतनी वो सीटें जीत पाएंगे, दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन। और ये एक अपहिल टास्क हो गया। तो कल ख्वाजा साद ने एक ट्वीट किया, द लायन किंग इज कमिंग टू ईट द बीस्ट। जंगली जानवरों को, भेड़िए को खाने के लिए बब्बर शेर आ रहा है। इसका उर्दू में तर्जुमा लोगों के लिए बता दूं क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। इसका क्या मतलब लगता है आपको कामरान? देखें, जो पीएमएलएन है ये तो कई अरसे से बयानात उनके लीडरान भी दे रहे हैं कि जी नवाज शरीफ जो है वो जल्द वापस आएंगे और वो लीड करेंगे कैंपेन जो है। और ये पीएमएलएन के अंदर मेरे ख्याल में जो आपने कहा कि जो हिकमत अमली, अगर कोई पीएमएलएन की लगता है पीएमएलएन के अंदर जो लोग हैं कोई होप है कि अगले इलेक्शंस में एक कार्ड खेल के अगले इलेक्शन में कुछ वो कारकर्दगी दिखा सकते हैं, तो वो कहते हैं कि वो उसी सूरत में है कि जब नवाज शरीफ वापस आए और वो लीड करें कैंपेन को, तो उसी सूरत में हो सकता है कि शायद जो पीएमएलएन का पुराना सपोर्टर है वो बाहर निकले और इनके हक में वोट दे। तो ये उसी तरफ इशारा है। अब क्या मियां साहब वापस आते हैं, ये एक बहुत आई थिंक आम सवाल है, क्योंकि इससे पहले बहुत अरसे से, क्योंकि 1 साल तो हो गया उनकी हुकूमत है, होने वाला है, अभी तक वो वापस आए नहीं हैं। और अब देखते हैं कि वो वापस आते हैं या नहीं आते। लेकिन मेरे ख्याल में ये इंपॉर्टेंट है, इमरान खान साहब एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, अगर ये वाकई माजी में हमने पता है कि एस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार रहा, फिर इमरान खान साहब को भी बड़े गिले हैं एस्टेब्लिशमेंट से, तो अगर वाकई इस मुल्क ने अगर आगे बढ़ना है तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब है कि तमाम जमातों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो फिर आने दें नवाज शरीफ को भी। इमरान खान समझते हैं अगर वो इतने पॉपुलर हैं और पीएमएलएन समझती है कि नवाज शरीफ आज भी पॉपुलर हैं, तो फिर दोनों एक 1-on-1 मुकाबला हो जाए। फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए, ये प्री पोल रिगिंग के जरिए सियासी मुकदमात बना के किसी को आप नीचा ना दिखाएं, मैदान में आके दिखाएं और जो जीते और ठीक है वो फिर वाकई बब्बर शेर बन जाए। बब्बर शेर बन जाए, ठीक है। अच्छा कामरान, दूसरी जानिब कल तहरीक इंसाफ की वफ्द की मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। वैसे तो इस निगरान हुकूमत पे बात की जाए, इदारों के हवाले से बात की जाए, तहरीक इंसाफ को हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कल जो तहफ़्फ़ुज़ात किए हैं और निगरान हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी पर उनका जो असरअंदाज हो सकती है, तो उसके बाद इलेक्शन होना और फिर जो फेयर इलेक्शन होना, तहरीक इंसाफ इसको एक्सेप्ट करेगी? और जो मुलाकात है इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, एक मुलाकात से तो कोई डिफरेंस नहीं डलने वाला। इमरान खान साहब आपको पता है जिस तरीके से ये कह चुके हैं कि ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये तो नून लीग के पर्सनल नौकर हैं और उन्हीं की वो एक्सटेंशन है और उन्हीं के कहने पर ये सारे फैसले करते हैं। लेकिन जाहिर है कि मुलाकात बिल्कुल आई थिंक इट्स अ गुड साइन, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जरूर हो सकता है। लेकिन इमरान खान का हम डेफिनेटली जानते हैं कि इमरान खान अब जो कन्विंस्ड हैं कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सर्वे अगर यही बता रहे हैं, तो वो तो 2/3 अक्सरियत की तवक्को कर रहे हैं। और अगर फर्ज करें कि इलेक्शंस होते हैं, नहीं होगा तो उन्होंने यही कहना चाहिए धांधली हुई है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा चैलेंज है इलेक्शन कमिश्नर कोई भी हो, इमरान खान अगर सामने हो तो उनको मुतमईन करना मेरे ख्याल में, अदर देन दैट कि हाँ उनको 2/3 अक्सरियत मिल जाए फिर तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, नहीं मिलेगी तो शायद वो यही आप वैसे कह रहे हैं एक मुलाकात से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी जगह तो शायर लिख रहा है कि एक मुलाकात जरूरी है सनम, वो शायद इलेक्शन कमीशन के साथ नहीं है। खैर कामरान, लास्ट क्वेश्चन हमारा दफ़ा 144 के हवाले से और रैलीज के हवाले से, इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? और ये जो सूरत हाल एक क्योस की सी बन रही है, ये हमें किस जानिब लेके जाएगी, हमारे इस पॉलिटिकल सिस्टम को किस जानिब लेके जाएगी? और जो एक ही दिन में खत्म हो गई दफ़ा 144, इस हवाले से भी बताइएगा। मेरे ख्याल में तो ये जो दफ़ा 144 है इसे दफ़ा ही कर देना चाहिए। होना तो ये चाहिए बुनियादी तौर पर कि देखें, जो सियासत होती है, अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो रैली जलसे करना हर जमात का हक है। हाँ, एक जो रूल्स ऑफ द गेम होते हैं उसको बिल्कुल सामने रखना चाहिए कि अगर आप एक सियासी जमात का हक है कि वो जलसा करे, लेकिन अगर मैं रोड पे जा रहा हूँ, दफ्तर जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, तो मेरा भी राइट है कि वो राइट मेरा डिस्टर्ब ना हो। तो एक डेलिकेट बैलेंस है, उसको ड्रॉ करना चाहिए। जलसे जुलूस आप रोक नहीं सकते, लेकिन अगर आप करेंगे
और दूसरी तरफ दोनों अतराफ आई थिंक जरूरी है। अगर आप डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेंगे तो वो सियासी जमातों के लिए भी अच्छा नहीं है और मुल्क में जो लूली लंगड़ी जमहूरियत है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कामरान साहब थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार कामरान यूसुफ अपने ख्यालात का इजहार करे थे मौजूदा सियासी सूरत हाल पे। इससे पहले कि हम ब्रेक लें, हमने पहले भी आपको अपने बुलेटिन में भी आगाह किया, रोजनामा एक्सप्रेस के एडिटर ताहिर नजमी साहब के हवाले से, सीनियर हमारा हिस्सा रहे एक्सप्रेस का, इंतकाल कर गए, बानी रुकन थे। ताहिर नजमी साहब कुछ अरसे से अलील थे और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी भी रहे। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने ताहिर नजमी साहब के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया है। वज़ीर आला सिंध ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए और अहल खाना के सब्र जमील के लिए दुआ भी की है। हमारी भी दुआ इस प्लेटफॉर्म से कि अहल खाना को सब्र दे और उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात कर लेते हैं कुछ लाहौर में जारी जश्न बहारा फेस्टिवल के हवाले से। इसकी तकरीबात जारी हैं जी, पूरे जोरों शोर से दमादम मस्त कल अंदर जा रही है। रवां साल पूरे शहर में ही तकरीबात हो रही हैं और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसमें इस फेस्टिवल के हवाले से फोकस रखा गया है कि मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लोगों को एंटरटेन करने के लिए रखी जाए। मैराथन रेस मुकाबले हैं, रेस ऑन व्हील है, फ़न रेस है, फूड फेस्टिवल है, फोक म्यूज़िक का भी तड़का इसमें मौजूद है। हमने सोचा कि हम ज़रा डिटेल ले लें, वैसे तो आप सुन ही रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, हमने कहा हम ज़रा जान लें किसकी तफसीलात क्या है। तो हमने आज वज़ीर बल्दियात साहब को खुद ही इन्वाइट कर लिया अपने प्रोग्राम। बिल्कुल, इब्राहिम हसन मुराद हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोविजन मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। थैंक यू वेरी मच इब्राहिम हसन मुराद साहब फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल। लाहौर के अंदर ये जो जश्न बहारा का फेस्टिवल होता है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, बड़ा हैपनिंग होता है और हम सब वी रियली लुक फॉरवर्ड टू सच इवेंट्स, क्योंकि लाहौर में ये एक्टिविटी बड़ी कलरफुल होती है। ज़रा बताएं कब से इसका आगाज़ हो रहा है और क्या सूरत हाल है, किस तरह की एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलेंगी? आपका माइक म्यूट है इब्राहिम साहब, प्लीज इसको अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। जश्न बहारा जो 5 मार्च को शुरू हुआ था और ये इंशाल्लाह 12 तक चलेगा और इसके अंदर जी तकरीबन 15 इवेंट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के और वो उस इवेंट के अंदर जो है कम से कम 3 से 5 मुख्तलिफ और इवेंट्स हैं। जिस तरह आप जो स्पोर्ट्स का हमारे इवेंट्स हैं उसके अंदर एक साइकिलथॉन है बहुत बड़ी और उसके साथ इस संडे को लाहौर मैराथन होगी जो कि काफ़ी सालों से नहीं हुई थी। और इसके अलावा देयर इज आल्सो समथिंग फॉर यंग किड्स। आपको पता है कि इनको पेंटिंग और आर्ट वर्क का बहुत शौक होता है, तो एक म्यूरल पेंटिंग कंपटीशन है और इसके साथ साथ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है लॉस्ट जिसे कहते हैं आर्ट है, वो ये दास्तान गोई, तो उसके भी हमने जो है वो इनकाद इंशाल्लाह कर रहे हैं ओल्ड सिटी के अंदर लाहौर की। और इसमें सबसे जो मजेदार, आपको पता है कि लाहौरी जो है वो खानों के बहुत शौकीन होते हैं, तो जिलानी पार्क के अंदर जो है एक फूड फेस्टिवल का इंतजाम किया गया है और उसके अंदर लाहौर के जितने फेमस जो है रेस्टोरेंट्स हैं और पुराने अंदरून लाहौर के खाने हैं वो सब आपको उधर एक ही पार्क में एक ही जगह पे मिलेंगे। और इसी के साथ साथ उधर अगर आप देखेंगे कि आपको पूरे पंजाब की जो सकाफत है, मरी से लेकर राजनपुर तक जितने हमारे आर्टिसंस हैं, जितने हमारे क्राफ्ट्स हैं, ये भी आपको मिलेंगे। फिर आपको उधर रूरल कल्चर मिलेगा। आप देखेंगे कि ऊंट से वो जो है गुड़ और इस तरह के जो है वो घोड़े नाच रहे हैं। मतलब मेरा ये है कि जितनी भी आवाम है, नौजवान नस्ल है, सबको चाहिए कि अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ विजिट करें और लुत्फानंदोज़ हो। आपको सबको पता है कि आजकल मुल्क के हालात जो है वो इतने कोई ठीक नहीं है, तो इसमें आपको एक ऐसी एरिया मिल रहा है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जिधर आप इंटरटेन हो सकें। और इसके अंदर कॉन्सर्ट्स भी हैं हर रोज, पाकिस्तान के जितने टॉप स्टार्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। और जो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि दिस इज ऑल फ्री। मेरा सवाल आपने ले लिया, मैं यही पूछने लगा था कि इन्फ्लेशन इतनी है, ये इतनी सारी चीजें आप बता तो रहे हैं, जी ललचा रहा है हमारा वहाँ पे जाने के लिए, तो क्या ये फ्री हैं या इस पे कोई आवाम के पैसे वैसे कितने लगेंगे? तो आप कह रहे हैं ये कम्प्लीटली फ्री है सर? जी, एक तो ये कि ये पब्लिक के लिए टोटली फ्री है जी, इस पे कोई कॉस्ट नहीं है, कोई टिकट नहीं है, जो आप उधर कंज्यूम करेंगे उसी की ऑब्वियसली कॉस्ट है। और इसके अलावा एक और जो इसमें फन फैक्ट है वो ये कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कोई इस पे एक्सपेंडिचर नहीं आया इसको अरेंज करने में, और ये सब स्पॉन्सर्ड है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, बाकी कुछ और इदारे प्राइवेट सेक्टर के, उन्होंने इन इवेंट्स को स्पॉन्सर किया हुआ है।
अच्छा, नहीं बहुत अच्छा है आइडिया और आवाम के लिए होना चाहिए। हम तो अक्सर कहते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए कुछ है ही नहीं आवाम के लिए। क्यों हम, आप वैसे केयर टेकर सेटअप का हिस्सा हैं, लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं, चूँकि आपका सोशल वर्क का भी एक बैकग्राउंड है, लाहौर जैसे जो बड़े कल्चरल सिटीज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर, इसमें रूटीन में हसन ये चीज़ें चलती हैं, आपको मुझसे बेहतर पता होगा, और ये इस अमल का हिस्सा रहते हैं ताकि लोग एंटरटेन होते रहें। चूँकि बड़े शहरों में लोग पास वक्त कम होता है, वसाइल कम होते हैं इस तरीके से जाने के लिए, ख़ासतौर पर जो लोअर मिडिल क्लास है। ऐसा कुछ कर सकते हैं हम कि ये हमारी एक रूटीन का हिस्सा बन जाए ऐसे इवेंट्स, ताकि वो आते रहें और हमारे आवाम के लिए कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट का सामान रहे? जी बिल्कुल, होने भी चाहिए। और इसके अंदर जो हमारा बेसिक जश्न बहारा का कॉन्सेप्ट है वो ये कि पंजाब के अंदर जो है ये टाइम ऑफ हार्वेस्ट होता है। तो जब ये फसल जो है जब कट रही होती है तो ये एक बड़ा जश्न का माहौल होता है गांव में, पिंड में। और आपको पता है पंजाब जो है कि एग्रीकल्चर ज़रूरी जो है उसके ज़्यादातर लोग जो है ज़राअत से वाबस्ता होते हैं। तो ये हिस्टोरिक चलता आ रहा है पिछले कोई 200-300 साल से। तो आपके इल्म में ये भी होगा कि बसंत भी बनाई जाती थी। तो ये सब पुराने पंजाबी त्यौहार हैं जो कि चलते आ रहे हैं, और इसी की हमने नजर के अंदर, इसी के परव्यू के अंदर ये जश्न बहारा का इनेकाद हो रहा है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस तरह के इवेंट्स और एंटरटेनमेंट जो पूरा साल आवाम को अवेलेबल होने चाहिए। और जिस मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं और आवाम जो है वो ऑब्वियसली जिस तकलीफ से, और आपके इल्म में एक इन्फ्लेशन भी है, बाकी भी है, तो इनको एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिधर जाके ये जो है ना रिलैक्स कर सके और अपनी जिंदगी मुश्किलात को भूल सके। तो दिस इज वन ऑफ द इवेंट। मैं सबको दावत दूंगा कि आप सब इवेंट इसमें अटेंड करें। और अच्छा, आप लोगों को इब्राहिम साहब ये भी बताइएगा, जो पंजाब का एक बड़ा लाहौर से रिलेटेड और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जश्न बहारा में, इसके हवाले से भी बताइएगा ये कब होने वाला है, और इसमें जो लोगों की पार्टिसिपेशन है या इंटरेस्ट लेवल है वो आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, ये जहाँ तक मेरे इल्म है जी, ये अगले 2 से 3 दिन में होगा। और आपको ये भी पता है कि पहलवानी और कबड्डी जो है ये पंजाब के पुराने जो है वो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स हैं, लोकल इंडिजिनस हमारी स्पोर्ट्स हैं। तो और लोग दूर दूर से इसको देखने आते हैं, और इस पे बहुत ज्यादा लोगों का जो है वो एक्साइटमेंट भी होती है, एक्सपेक्टेशन भी होती है अपने इलाके के जो रेसलर्स और पहलवान होते हैं उनसे। और देखने में भी बड़ा जो है ये एक लुत्फानंदोज ऑब्वियसली होते हैं अवाम। तो ये जो है अगले कुछ दिनों में होगा। और इसकी जो लोकेशन है ये जहाँ तक मेरे इल्म है वो ये कि हॉकी स्टेडियम है। तो अच्छा, उधर जो है ये जी, एक मुझे ये भी बताइए कि ये जो जश्न बहारा का मॉडल है जिसको आप लेके चल रहे हैं, क्या ये प्रीवियस गवर्नमेंट का मॉडल था या आपने आने के बाद इसके ऊपर काम किया, जिसका भी ऑब्वियसली सब पब्लिक इवेंट? ये पूछने का मकसद ये है कि अगर तो ये हुकूमत का मॉडल है तो ये कंटिन्यू कर सकता है और इसको मजीद भी आगे बेहतर से बेहतर वक्त के साथ किया जा सकता है। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए हमें। ये तो देखिए अवाम का मॉडल है, जिस तरह मैंने पहले भी आपसे शेयर किया कि पंजाब की सकाफत है जिसने बहार और बसंत और जो है ये फसल की ऑब्वियसली कटाई का वक्त होता है। तो ये तो पिछले कई 100 सालों से सेलिब्रेट होता आ रहा है। मेरा ख्याल से तो प्री पार्टीशन भी जो है जिस तरह मैंने अभी पहले भी शेयर किया, तो इसमें तो हम कुछ ना कुछ हर साल इनोवेशन ला रहे होते हैं। बट दिस इज अ रिकरिंग इवेंट जो कि कई सालों से चलता आ रहा है। और इसके अंदर एक और जो बड़ी एक्साइटिंग चीज है वो है जो लाहौर का और पंजाब का और पाकिस्तान का सबसे पुराना और पॉपुलर जो है सर्कस है, वो भी उसका भी इसमें इनेकाद हो रहा है। लकी रानी सर्कस, राइट? जी, लकी रानी सर्कस, ये भी 5 से 12 जो है ग्रेटर इकबाल पार्क में हो रहा है। तो आप इसको भी लोगों को मैं कहूँगा विजिट करें। और इसके साथ साथ जो है हर रोज एक जो है कवाली और कॉन्सर्ट भी जो है वो डिफरेंट जगहों पे होगी, एंड दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़बरदस्त। अच्छा, ये आपने भी बसंत के हवाले से बात की, हम समेत बहुत सारे लाहौरियों की बड़ी ख्वाहिश है कि जो बसंत का फेस्टिवल था इसको रिवाइव होना चाहिए। बड़ी एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी, दो के इसके बहुत सारे नुकसानात हैं, वी रियली कंसिडर दैट, बट स्टिल आप लोगों का कोई प्लान है कि इसको किसी बेहतर अंदाज में चीज़ों को रेगुलेट करके इस फेस्टिवल को दोबारा से स्टार्ट किया जाए? जी, मैं हुकूमत का तो फिलहाल ये मौक़िफ़ है कि नई बसंत होगी। और अभी क्रैकडाउन भी चल रहा है, जो लोग डोर और पतंगे उड़ा रहे हैं। लेकिन ये कि अगर किसी ऐसी इंक्लोज जगह पे शहर से दूर जिधर आबादी ना हो और इसको सेफ तरीके से कराया जा सकता है तो उसको कराना चाहिए और इस पर सोचना चाहिए। और देखेंगे जी इस पे अच्छा आइडिया जी। अच्छा, आपने जो कि जिक्र इब्राहिम हॉकी स्टेडियम का किया, तो मेरे जहन में एक तो PSL मैचेस के लिए यहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी पाबंदियाँ आ गई, और दूसरी जानब कलमा चौक जो पुल है, हमारा ऑफिस आना बहुत मुश्किल है। अगरचे कि आपका पोर्टफोलियो नहीं है, ये आपका ताल्लुक इससे नहीं है, लेकिन बहरहाल आप कम्युनिटी डेवलपमेंट आपके पोर्टफोलियो में है, तो लोगों के लिए आसानी कितनी है जी वेन्यूज़ तक पहुँचने के लिए, इस फेस्टिवल की कामयाबी के लिए जो आप बता रहे हैं? जी, जहाँ तक मेरे इल्म में वो ये कि 12 तारीख तक PSL के मैचेस नहीं है।
लाहौर के अंदर, पिंडी के अंदर है, लाहौर के अंदर नहीं है, तो इसमें बिल्कुल कोई ट्रैफिक का इशू नहीं होगा। और ये हमने इवेंट्स को पूरे लाहौर के अंदर डिवाइड किया है। कोई ग्रेटर इकबाल पार्क में है, कोई हॉकी स्टेडियम में है, कोई नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में है, कोई जिलानी पार्क में है और हजूरी बाग में है। तो ये पूरे लाहौर के अंदर जी इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है इब्राहिम? आई मीन अगर मुझे मेरी किसी पसंद के इवेंट पे जाना है तो मुझे कैसे पता लगेगा कि इसका वेन्यू क्या है? जी, ये पूरी लिस्ट है। ये कमिश्नर के और हुकूमत पंजाब ने इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी एडवर्ट्स दी हैं, प्रिंट मीडिया में भी एडवर्ट्स दी हैं और सोशल मीडिया पे भी जो है ये आप कहीं भी सर्च करेंगे, ट्विटर पे, फेसबुक पे जश्न बहारा, तो आपको पूरी इसकी जो सीरीज है, वो इवेंट्स है, वो अवेलेबल होंगी जी। चलें, आपकी एफर्ट अच्छी है, हम इसको सराहते हैं। अल्लाह करे कामयाबी से हो। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ तो आवाम के लिए होना ही चाहिए, महंगाई के अलावा भी हेल्दी एक्टिविटीज। हसन इब्राहिम, थैंक यू इब्राहिम हसन, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपना जो प्लान है हमारे साथ शेयर किया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो केयर टेकर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, ये इस इवेंट को लेकर चल रही है और अच्छी बात इन्होंने ये की कि इस पर खर्चा कोई नहीं हो रहा, स्पॉन्सर्ड इवेंट्स है। ऐसे मॉडल्स को फॉलो होना चाहिए फॉर द पीपल एंड फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब एक बार फिर इन डिटेल्स बात कर लेते हैं। पीएसएल की हमने 2 डोजेज आपको देनी होती हैं, एक शुरू में और एक सुबह और फिर दूसरी भी सुबह, लेकिन थोड़ी देर के बाद। खैर कलंदर्स ने एक बार फिर दमादम मस्त कलंदर कर दिया, इनका तो ज़बरदस्त नारा है भाई। और 119 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया, जो मेरे हिसाब से दूसरी स्ट्रॉन्ग टीम है HBL PSL 8 की। 26वां ये मैच था, फ़खर जमान की शानदार सेंचुरी की बदौलत जो लाहौर कलंदर्स हैं उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 119 रन से हराया और पिंडी में ये मैच हुआ। पिंडी के अवाम खूब महसूस हुए, लेकिन पहली इनिंग्स से, दूसरी से नहीं हुए, बिकॉज उनकी होम टीम तो हार गई। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो होम टीम है बेहतर परफॉर्म करेगी, लेकिन नहीं हुआ। बहुत ही दुखी चल रहे हैं सब लोग ना इस्लामाबाद यूनाइटेड के सपोर्टर्स, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी टीम ने बड़ा अच्छा खेला है। लाहौर कलंदर्स जीता जा रहा है, इसमें आपकी गलती नहीं है। ये दिल रखने के लिए कह रही हैं। से हम बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है। अवैस, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम। आपकी खुशी से लग रहा है कि आपकी मॉर्निंग अच्छी नहीं होती। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी मॉर्निंग लाहौर कलंदर्स की जीत का सुन के अच्छी हो जाती है। वैसे इन लोगों ने 6 साल लाहौर वालों ने इंतजार किया इस खुशी के लिए, तो इनका बनता है अब पिछले सीजन में और इस सीजन में खुश होना। अच्छा अवैस, हाँ सॉरी आप बात करिएगा। मैं वैसे कल के मैच के बारे में क्योंकि बात कर रहा था, मुझे बड़ी हैरानगी सी हुई है क्योंकि अगर आप रावलपिंडी की स्पेशली विकेट को देखें, पता है कि बार बार एक बात की जाती है T20 जो लीग क्रिकेट है दुनिया के अंदर, वो आपको पता है ग्लैमर है आजकल, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ज्यादा छक्के चौके भी लगे, फिर वो चेस भी हो। जिस तरीके से जेसन रॉय ने अपना क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए किया, तो वो एक्साइटिंग मैच था लोगों के लिए स्पेशली। लेकिन अगर कल की मैच की आप बात करें, लाहौर आपको पता है हमेशा से हावी रहा है, बैटिंग ऑर्डर उनका बड़ा जबरदस्त है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड में कुछ जो फ्लॉस कल सबसे बड़ा था, बॉलिंग यूनिट उनका बड़ा बेकार था। उसके बाद अपना जो फील्डिंग यूनिट था, आपने देखा होगा आसिफ अली ने फखर जमान को कैच जॉनसन का ड्रॉप किया, जो उनको हर्ट बैक हुआ। जिस तरीके से फखर जमान ने फिर परफॉर्म किया है कल, सारा का सारा डेंट बेसिकली फखर जमान ने किया। उसके अलावा फिर आपको पता है बीच में आके सैम बिलिंग्स ने बड़ा जबरदस्त स्कोर किया, फिर कामरान को आपको पता है इंक्लूड कहीं ना कहीं कामरान को किया गया है अपना लाहौर कलंदर के, उनको ऊपर भेजा गया बैटिंग ऑर्डर में। उन्होंने बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप फखर जमान के साथ अपना ऑर्गेनाइज की थी। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे कल बिल्कुल समझ में नहीं उनकी टीम की आई कि उनके दिमाग में क्या बात चल रही है। शायद वो उस चीज को रिपीट करना चाह रहे थे पेशावर और जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच हुआ है कि पता नहीं शायद ये चीज हो जाएगी या वो हो जाएगी। बैटिंग यूनिट इस्लामाबाद यूनाइटेड का आप देखें, किसी भी प्लेयर ने 20 रन तक टच नहीं किया। बहुत तगड़ा बैटिंग यूनिट है, बहुत तगड़ी बैटिंग लाइन है। एलेक्स हेल्स मौजूद हैं, कॉलिन मोनरो मौजूद हैं, 12, 13, 14। आप उनका स्कोर कार्ड देखें, किसी ने 20 रन नहीं टच किया, सब 19 से नीचे हैं। ये हालात थे कल उनके, तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं है कि किस चीज का प्रेशर सिचुएशन इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर था। यार हसन अली को लाने वाला चेंज कैसा था कल? इसको क्या हसन अली ने इतने एक्स्ट्रास दिए, आते ही टोटली ऑफ कलर नजर आए हमें, और फिर उन्होंने कैच भी ड्रॉप किया माशाल्लाह, डॉलीज। तो क्या कहेंगे इस पे? हसन अली का आपको पता है जिस वक्त ड्रॉप किया गया था, बड़ा महंगा पड़ा वैसे हुआ है, सॉरी टू कट यू, बड़ा महंगा 2 कैचेस ड्रॉप हुए इनफैक्ट। मैं वही कह रहा हूं, देखें ना, जब आप फील्ड इतनी अच्छी नहीं करेंगे, ऑब्वियसली जो एक बॉलर को लोग क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है, फास्ट बॉलर को, जी वो देखें जी मार खा गया। ओ भाई, जब मुझे फील्डिंग मेरी नहीं लेवल की मिलेगी तो मैं क्या करूंगा? जो मेरा मोराल है वो ऑब्वियसली हर्ट डाउन करेगा मुझे। बॉलिंग भी कभी कभी खराब होती है, लेकिन जब तक फील्डिंग आपका साथ नहीं देगी तो इश्यूज रहते हैं। हसन अली आपको याद हो कि टीम से ड्रॉप हुए थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड वापस लेके आए,
एक मैच के अंदर जहां पर उनका बॉल जो सा इन आ रहा था, इन कट हो रहा था, स्विंग हो रहा था, उस मैच के बाद मैंने हसन अली को इतना स्ट्रांग नहीं देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। बेशक इस्लामाबाद के लिए वो अच्छा परफॉर्म भी करते रहे, इनकंसिस्टेंसी है। एक होता है कंसिस्टेंट, आपको रहना पड़ता है। देखें अगर आप बॉलिंग यूनिट को देखो इस्लामाबाद के तो अच्छा यूनिट है, लेकिन हसन अली एक मेन सीनियर कैंपेनर का जो वो रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, क्योंकि सीनियरिटी उनकी, वो कितने मैचेस खेले हुए हैं, आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ता है। लेकिन हसन अली ऑफ कलर आपको नजर आ रहे हैं। फिर वसीम को कल आप देखिए, उनको कल कितनी मार पड़ी है, 41 के करीब आई गेस उनको रन पड़े हैं। तो ये चीजें हर्ट करती हैं इस्लामाबाद को। वैसे अगर आप लाहौर कलंदर को देखें, एक जेलअप यूनिट आपको बैटिंग में भी नजर आता है। बॉलिंग के अंदर कल 4 आउट अपना राशिद खान कर गए। उसके बाद आपने देखा होगा जमान, 2 खिलाड़ियों को उन्होंने बड़ा एक जबरदस्त बैट पहुंचाया था स्टार्ट के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू मुझे इस्लामाबाद का इमर्जिंग कैटेगरी प्लेयर का भी है। मैं इनके क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जिनको मुबशिर खान उनका नाम है, उनकी अगर आप परफॉर्मेंस देखें डोमेस्टिक के अंदर कोई इतनी खास नहीं रही है उनकी डोमेस्टिक में। उनके आप लेके आते हो ऑफ ब्रेक बॉलर है, उनको आप लेके आते हो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, उसको आप बैटिंग ऑर्डर के अंदर उसको फ्लक्चुएट करते हो, उसको समझ में नहीं आती। आई थिंक दे बिलीव देने का सिलसिला रोकना नहीं चाहिए अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं भी कर पा रहा है। ये तजुर्बा वैसे ज़ल्मी का कामयाब रहा है साइम के केस के अंदर। आपने देखा है कि वो बीच में थोड़े ऑफ कलर हुए, लेकिन अच्छा रिटर्न किया उन्होंने अपना और अच्छी फॉर्म ली वापस। मैं चांसेस पे कभी मैं सबसे ज्यादा किसी भी इंटरव्यू को उठा के देख लो, मैं बात करता हूँ कि यार आपको लड़के को चांस दे, जितना लॉन्ग चांस दोगे उतना उसमें ज्यादा एतमाद पैदा होता है, वो परफॉर्म करता है। लेकिन यार आप ट्रैक रिकॉर्ड भी तो पीछे देखते हो ना। साइम अय्यूब अंडर 19 के प्रोडक्ट है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड पीछे देखें डोमेस्टिक में क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर दूसरा लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बशीर खान की, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप डोमेस्टिक में उठा के देख ले तो आपको डिफरेंसेस नजर आ जाएंगे। साइम अय्यूब मुझे याद है कि अंडर 19 में भी वो खेलता रहा, फिर उसको ओपन करवा के पेशावर ज़ल्मी ने एक उसको क्वेश्चन दिया कि तुम जो उनसे ग्रीन सिग्नल है कि तुमने अपना जो तुम्हारा स्ट्राइक प्ले है उसको खेलना है। तुमने बाबरा के साथ ज्यादा रिलैक्स आपको नजर आता है साइम अय्यूब बैटिंग करते हैं। अच्छा वैसे आपने चांस की बात की तो कल फखर जमान को भी 3 चांसेस मिल गए। मतलब वो सोच के आए थे कि उन्होंने सेंचुरी करनी है और इस्लामाबाद वालों ने उनको करा के ही भेजी, उनकी ख्वाहिश पूरी करके भेजी। 3 एक LBW थे और आई गेस 2 कैचेस जो थे उनके वो ड्रॉप हुए। तो ये तो चीज मैंने आपको बताया ना कि जब आप इस फॉर्म के बैट्समैन को और जिस तरीके का एग्रेसिव प्लेयर फखर जमान है, फखर जमान बहुत कम प्लेयर होते हैं दुनिया के अंदर जो कि नी हाइट पे जो बॉल आती है ना, जो कि आप कल वो शॉर्ट ऑफ द लेंथ नहीं होती, नी हाइट पे होते हैं, उसको भी पिक करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। बहुत कम प्लेयर्स होते हैं। आपको याद होगा वर्ल्ड कप में स्टार्क को जो हालत की थी फखर जमान ने, तो फखर जमान जैसे प्लेयर को अगर आप चांस दोगे तो वो आपको हर्ट बैक करेगा। वही कल हर्ट आपको हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। लिटरली मैं कह रहा हूँ अगर शायद थोड़े से फखर जमान और खड़ा हो जाते, 1-2 ओवर और होते तो शायद स्कोर जो सा 240 के करीब होना था कल। इस्लामाबाद एक्सपेक्ट कर रहा था 240, मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था 240 तक ना पहुंचना इस टीम का। अच्छा एक बड़ा सवाल बड़े जोर का जो ना दिमाग में वो अड़ गया है, वो उसको करना बहुत जरूरी है। कुछ ये जो पुराने हमारे प्लेयर्स हैं इनका HBL PSL करियर खत्म होता नजर आता है आपको वैसे? जैसे मैंने अभी आई वाज जस्ट नोटिसिंग वहाब रियाज, हसन अली, शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर एंड उमर अकमल, ये सारे बड़े हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स रहे हैं एक टाइम के ऊपर। बड़ी अच्छी इनकी सर्विसेज नेशनल टीम के लिए भी रही हैं, बट सीइंग HBL PSL 8 आई थिंक सीन कुछ खास अच्छा नहीं है इनके लिए। हाउ यू सी दिस? एक चीज तो इमरान भाई आपको पता है कि एक अच्छी बात है पाकिस्तान सुपर लीग ने आपको हर साल न्यू फेसेस देता है। पाकिस्तान सुपर लीग के आप फ्यूचर जनरेशन की तरफ अपना प्लान आउट करते हो। हमारा एक थोड़ा सा मसला हमेशा पहले सरफराज भी हैं क्योंकि आपको पता थोड़ा सा अरसा हमारा क्रिकेट के अंदर ये मसला जरूर है कि हम कहीं ना कहीं वही पुराने नामों के इर्द गिर्द हम घूमते रहते थे। हम नए फेस की टैलेंट हंट पे नहीं जाते थे। PSL ने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जिसमें आपके सामने अयूब खान कह रहा हूँ, साइम अयूब आपके लिए निकलते हैं। उसके अलावा डिफरेंट जो प्लेयर्स हैं जो कि यंगस्टर्स हैं वो आपको नजर यहाँ पर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, जो कि फ्यूचर स्टार पाकिस्तान के एहसानुल्लाह भी हैं, हो सकते हैं। लेकिन वही बात करता हूँ, हमारा जो मसला ये है कि हम रेटिंग बहुत जल्दी लड़के को दे देते हैं कि यार ये कल सनत जयसूर्या या जो भी है या संगाकारा है। जब तक आप इन लड़कों में बार बार ये बात करता हूँ, इस चीज को मैं रियलाइज करता हूँ, क्रिकेट बोर्ड भी है ऑब्वियसली हमसे सीनियर बैठे हैं वहां पर, दिमाग वो रियलाइज करते हैं जब तक इन लड़कों को कंपेटिटिव क्रिकेट, ठीक है आप डोमेस्टिक खिलाते हो, कायद आज़म ट्रॉफी खिलाते हो, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर कुछ और होता है, लीग कुछ और होता है। जब तक आप इनको पाकिस्तान ए के टूर्स नहीं करवाएंगे, जब तक ये साइड मैचेस खेलेंगे, अभी आपके पास इंग्लैंड ने भी आना है, न्यूजीलैंड ने भी आना है, जब तक उनके खिलाफ ये साइड मैचेस नहीं खेलेंगे, आपको एक वो स्ट्रॉन्ग जो कंटेंडर चाहिए ना इंटरनेशनल कैलिबर का, वो आपको निकल के बाहर नहीं आता। आपको प्रैक्टिस सेशंस चाहिए होते हैं इंटरनेशनल के, आप अपने आप को ग्राइंड करते हो इंटरनेशनल क्रिकेट। तो वो चीज आपको पता है T20 लॉन्ग फॉर्मेट
लॉन्ग फॉर्मेट ठीक। अच्छा, आज ज़ल्मी और सुल्तान आमने सामने हैं। आज के मैच में आपकी फेवरेट तो वैसे हमें पता है मुल्तान सुल्तान है, बट स्टिल हाँ, क्या कैसे देखेंगे? अरमाला खास करके पिंडी का मैं कहूँ तो पिंडी जो ग्राउंड है बेसिकली वो तो कल क्या ये भी बात हो रही थी कि शायद एक रोड है, क्योंकि आप जो भी स्कोर करो तो चेज हो जाता है। आपने देखा होगा जिस तरीके से अपना बाउंड्रीज भी लगी हैं, खास करके क्वेटा और पेशावर वाले मैच में सब रिकॉर्ड टूटे हैं, चाहे वो सबसे ज्यादा बाउंड्रीज की बात हो, चाहे दो पहली दफा पीएसएल की हिस्ट्री में हुआ कि दो अपना सेंचुरीज एक मैच के अंदर स्कोर की गई हैं, बाबर आजम और जिस तरीके से अपना क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जेसन रॉय ने स्कोर की है, तो बहुत से रिकॉर्ड्स यहाँ पर टूटे हैं। ये जो हाई वोल्टेज मैच है पेशावर मुल्तान का, आपको पता है डिसाइडर है, क्योंकि तीसरी चौथी पांचवी जो पोजीशन है, जो तीन टीमें इस वक्त फाइट कर रही हैं, कहीं ना कहीं से क्वेटा भी अचानक वापस आ गया, तो फाइट चल रही है इस वक्त। अगर कहीं ना कहीं पेशावर आज मैच हारता है तो क्वेटा के लिए फिर रास्ता कहता हूं मैं खुल जाएगा, मुल्तान भी हारता है फिर भी क्वेटा के लिए रास्ता खुलेगा। तो ये बड़े डिसाइडर मैचेस हैं आज के और कल के, डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए फाइट करेगी। लेकिन जिस तरीके से तो क्वेटा फैंस को चाहिए कि वो आज मन्नत मान लें। अच्छा, टाइम बहुत कम है हमारे पास। अवैस, जो विमेन सुपर लीग हमारी जिसको हम प्लान कर रहे हैं, उस हवाले से जो नुमाइशी मैच हुआ, अच्छा मैच हुआ लेकिन वन साइडेड ही कह सकते हैं, 8 विकेटों से फैसला हो गया। एक तो मैच के हवाले से थोड़ा सा, और दूसरा मैं कुछ देख रहा था आपकी इंगेजमेंट्स इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जो आप इंटरेक्शन कर रहे थे फॉर स्टेट टीवी आई बिलीव, थोड़ा सा हमें बताइए। कल हमने एक एक्टिविटी भी देखी, नजम सेठी साहब और इस्लामाबाद के मारूफ रेस्टोरेंट पे टीम को लेके जाया गया, वहाँ पे अच्छा खाना वाना फोटो सेशन हुआ, अच्छा माहौल था। तो क्या ओवरऑल जरा हमें कुछ दीजिए ना इसका इस्लामाबाद में। इसमें इमरान भाई एक चीज तो बड़ा जबरदस्त है, अपना इनिशिएटिव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, क्योंकि जब मेरी बात कल जब उस दिन चमीरी अटापट्टू जो कि श्रीलंका की कप्तान भी हैं श्रीलंका की, और साथ में लॉरा से हो रही थी जो कि आयरिश कप्तान है, तो वो बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि वो कह रही थी कि जो वर्ल्ड क्रिकेट है उसके अंदर बड़ी एक्साइटमेंट है। पाकिस्तान सुपर लीग का जो वुमेन जो मैचेस बेसिकली जो ऑर्गेनाइज कर रहा था एग्जीबिशन, यहाँ तक कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो वुमेन्स पाकिस्तान सुपर लीग होनी है उसके लिए। और एक अच्छी चीज ये भी मुझे इसमें नजर आई जब इंटरेक्शन होती है इन प्लेयर्स के साथ, कि जितना वो कीनली पाकिस्तान को एक तो हॉस्पिटैलिटी यहाँ पर एंजॉय करें, उनका एक माइंडसेट बिल्कुल चेंज हुआ है पाकिस्तान में आके। बहुत सी यहाँ पर आपको पता है फीमेल क्रिकेटर्स खेलती नहीं है पाकिस्तान आके, श्रीलंका, आयरलैंड वगैरह जो पहली दफा आई हैं, ऑस्ट्रेलियन की आप बात कर रहे हैं, इंग्लिश आई हैं, उनका एक माइंडसेट बिल्कुल चेंज हुआ है पाकिस्तान के लिए। और वो एक बड़ा उन्होंने एक अच्छी मुझे बात की थी, वो ये थी कि इसकी वजह से जो डोर स्टेप है वुमेन क्रिकेट के लिए पूरी दुनिया में खुलता है, क्योंकि आप देखो दुनिया में खुलता है। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच अवैस, बहुत शुक्रिया। हमारा टाइम खत्म हो गया, आपके एनालिसिस का बहुत शुक्रिया। और आज के मैच के हवाले से भी हम बात करेंगे, बट स्टिल जी आपने रूफ टॉप का जिक्र किया। कल लाहौर कलंदर्स ने अपनी फतह को भरपूर सेलिब्रेट किया, एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट के ऊपर उन्होंने जाके डिनर किया। ये आप विजुअल देख सकते हैं, सारे प्लेयर्स एंजॉय कर रहे हैं, खाना पीना चल रहा है। वैसे तो अच्छा मज़ेदार, ये देखें जी, ये विजुअल्स दे आर गुड। इस्लामाबाद के मनाजिर हैं ये, जहाँ पे इन टीम को ले जाया गया, और कल दिन के मनाजिर भी अच्छे थे। अच्छा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इट लुक्स रियली गुड। कीप इट अप पीसीबी। हम इस पे बात करते रहेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बता। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद। इट्स बीन डेज हमने आपको कॉफ़ी नहीं पिलाई थी, इन ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो आज आपको पिलाते हैं नाज बलोच के साथ। आज हमने क्या बात करी है, इन ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, लेट्स वॉच। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद। वैसे तो हर दिन ही मेरे ख्याल में वुमेंस डे है, और मैं तो हर दिन को वुमेंस डे ही समझती हूँ, लेकिन बेसिकली कल ही वुमेंस डे गुजरा, तो ये वुमेंस मार्च कह सकते हैं, औरत मार्च कह सकते हैं। तो इस हवाले से भी मुझे डिस्कशन करनी थी, और मुझे कोई ऐसा चाहिए था, ऐसा गेस्ट चाहिए था जिनके साथ गपशप लगाना इतना कैजुअल लगे कि मज़ा आ जाए। तो आज ये सारा कॉम्बिनेशन मेरे पास कंप्लीट हो चुका है, और ऑब्वियसली हमारे मुल्क का प्राउड हैं, और मेरे लिए इस टाइम भी बहुत ज़्यादा काबिल फ़ख्र की बात है कि मुझे मौका मिल रहा है उनके साथ इंटरव्यू करने का। तो मेरे ख्याल में जल्दी से वुमेंस डे से रिलेटेड लेके और ओवरऑल सारे क्वेश्चन से उनकी स्ट्रगल लेके, तो बेसिकली आज ये जो इंटरव्यू है इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ है नाज बलोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं बिहाइंड द सीन भी आपसे बात करी थी, तो मेरा आपके साथ एक कंफर्ट लेवल ना बड़ा इजी डेवलप हो गया। मुझे लगा कि आज कोई फर्स्ट टाइम ऐसा मिल रहा है जो कि ना बड़ा कैजुअली और बड़ा ओपनली बताएगा। फॉर बीइंग अ पॉलिटिशियन हर कोई थोड़ा सा शाय होता है, ऐसे ही है? डेफिनेटली। अच्छा, वुमेंस डे की बात कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वुमेंस डे जो कॉन्सेप्ट और जो कल्चर है और जिस तरह से परस्यू किया जाता है और लोग जितना लेते हैं, आपको क्या लगता है कि ये सेलिब्रेट होना चाहिए कि नहीं?
देखिए विमेन डे मैं समझती हूँ जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि हर दिन एक माँ का दिन, औरत का दिन, बहन का दिन, और औरतों का एहतराम, औरत की इज़्ज़त, औरत के रिस्पेक्ट जो है वो हर माशरे के अंदर बहुत ज़रूरी है। हमारा मज़हब, हमारा दीन इस्लाम जो है वो औरत की इज़्ज़त सिखाता है, और मैं समझती हूँ कि हमें अपने रोज़मर्रा के रवैये में ये अश्योर करना चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द अपने ख़वातीन को, अपने उनके जितने भी फैमिली में या आपके दोस्त अहबाब में कहीं पर भी हैं, उनको वो एहतराम, वो मकाम दें, वो इज़्ज़त दें और वो जायज़ हुकूक दें जो कि उनका हक़ है। तो औरतों के मसाइल जो है वो हम किसी भी मुल्क में चले जाएं वहाँ पे लगभग एक जैसे मसले हैं, लेकिन सियासी एतबार से मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत अचीव किया है विमेन एम्पावरमेंट के एतबार से। बहुत सारे जो है मैं समझती हूँ कि शोबाए ज़िंदगी में पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत कॉम्पिटेंट ख़वातीन मौजूद हैं। तो न सिर्फ सियासी हवाले से बल्कि आप किसी भी शोबे में देख लें, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास ख़वातीन जो है वो जनरल लेवल तक हमारे पास जो है वो ख़वातीन हैं। तो ये बड़ी ऑनर की बात होती है। ख़वातीन, वी हैव विमेन पायलट्स, वी हैव लाइक यू नो विमेन इन एवरी फील्ड। हमने समीना बेग जो है वो इतना बड़ा फ़ख्र है पाकिस्तान का जिन्होंने K2 को सर किया। तो हर शोबे में, चाहे हम स्पोर्ट्स में देखें, चाहे हम एंटरटेनमेंट की दुनिया में देखें, चाहे हम जर्नलिज्म में देखें, चाहे हम सियासत में देखें, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से इस पे फोकस भी किया है। और माशरती एतबार से हम देखते हैं कि हमारी ख़वातीन को हम वो अपनी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते भी हैं और हिम्मत करके न सिर्फ ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रही हैं, बल्कि मुझे खुशी इस बात पे होती है जब मैं देखती हूँ कि पार्लियामेंट में या मुख्तलिफ जगहों पे जब हमारे जो कोलीग्स होते हैं, जो मेल कोलीग होते हैं, वो भी बड़ी हिम्मत करते हैं ख़वातीन के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने में। वुमेन्स अचीवमेंट और इनकरेजमेंट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली आपकी फॉर बीइंग यू नो पॉलिटिशियन तो नहीं, उससे पहले क्योंकि आपके फैमिली में आपके फादर थे पॉलिटिशियन और आप इकनॉमिक्स पढ़ी थी, तो क्या घर का इन्वायरमेंट ऐसा था कि यू चूज़ टू बिकम अ पॉलिटिशियन, या फादर की तरफ से आपको कह लें कि एक लेगेसी थी, ये फादर की तरफ से आपको ये एक टैलेंट या गॉड गिफ्टेड था? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा जो घर है, मेरी फैमिली जो है वो डेफिनेटली यकीनी तौर पे मेरे वालिद साहब ज़ाहिर है एक पीपल्स पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं और भुट्टो साहब की काबीना में वज़ीर भी रहे। तो उनका एक घराना हमारा जो है वो सियासी घराना तो बिल्कुल रहा। हर वक्त जो है रात को डिनर पे बहस होती थी, सियासत पे गुफ्तगू होती थी, इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन होती थी मेरे वालिद साहब की। तो उसमें एक हो जाती है कि आपकी तरबियत भी वैसी हो जाती है सियासी हवाले से, तो वो तो अपनी जगह बिल्कुल रही। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख़ुद मैं पॉलिटिकली जो है वो सियासत का में हिस्सा नहीं लिया था अनटिल आई गॉट मैरिड। और फिर उसके बाद जब मेरी शादी के फ़ौरन बाद बिल्कुल मेरा आपसे सॉरी आपको कट करी, मेरा आपसे क्वेश्चन नहीं था, मैंने कहा साथ ही आपसे क्वेश्चन कर लेती हूँ कि आप शादी के फ़ौरन बाद राइट, तो मेरे ख्याल में 2011 और 12 में आपने पीटीआई ज्वाइन जी 2011। तो हाउ कम्स, क्योंकि फैमिली प्रेशर मेरे तो पर्सनली मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी और इवन आपके फादर पीपल्स पार्टी में और आपने वहाँ पे खड़े होकर स्टैंड ली, नहीं जी यार फॉर बीइंग अ यंगस्टर मैं तो पीटीआई ज्वाइन कर, तो वो क्लैश और वो आपने किस तरह से सारा फेस नहीं किया? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि एज अ स्टूडेंट जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते थे, फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ में, तो एडमायर तो हमेशा सियासत को बीबी की किया। और सबसे बड़ी एक मैं आपको बताऊं कि मुझे जो सपोर्ट रही पॉलिटिक्स में आने के लिए और इनकरेज जो ज़्यादा हुई मैं, दैट वाज बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड। तो आई फील ब्लेस्ड एंड गुड कि मैं कम से कम जो है मुझे वो सपोर्ट थी जो शायद बहुत से लोगों को नहीं होती। देयर इज ऑलवेज अ टाइम जब आपको फील होता है, क्लिक होता है, एंड देन यू नो यू गेट इन एंड जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी। और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे फौजिया कसूरी जैसी ख़वातीन जो है उन्होंने उनका बड़ी एक कंट्रीब्यूशन रही थी पीटीआई के लिए। वो एक अलग दौर था जब पढ़ी लिखी ख़वातीन जो है वो शायद जाना चाहती थी और पॉलिटिक्स में जो है अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहती थी, और डेफिनेटली एक नई पार्टी थी, तो इस हवाले से तब तक आजमाई हुई पार्टी भी नहीं थी। तो मैं समझती हूँ कि काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखा। और लेकिन बात यही है कि आज जब मैं
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर नेशनल असेंबली की हैसियत से जब काम कर रही हूँ तो मुझे एक बहुत वाज़ेह तौर पे एक फ़र्क नज़र आया, और वो हमेशा से जो फ़र्क रहा है कि पीपल्स पार्टी ने ख़वातीन को हमेशा एम्पावर भी किया, इनकरेज भी किया, प्रमोट भी किया, और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जो है वो पीपल्स पार्टी ने यकीनी बनाया कि हम लोगों को सही तरीके से प्लेस करें। जितना हो सकता है, जितनी हद तक मैं कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ, उसमें मेरी कोशिश रहती है कि मैं आई शुड डू माई बेस्ट, आई शुड गिव माई बेस्ट। बिल्कुल इस तरह है। और सम अप कुछ ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट या सही मानों में औरत को उसका राइट या उसको आगे बढ़ावा देना या सपोर्ट करना, फिट इन करना, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही पीपल्स पार्टी के थ्रू हुआ था। और ये आपकी बात बिल्कुल मतलब राइट है। और इसी से रिलेटेड जब आपने कहा कि रादर देन मेंबर हैं आप नेशनल असेंबली के, आप क्लाइमेट का भी काम करिए, तो अब मौसम की तरफ से स्विच कर रही हूँ, क्योंकि कल ही मैं पढ़ी थी कि मार्च से मई तक, यूजुअली मार्च इज़ वेरी अच्छा मौसम, लेकिन मार्च से मई में हीट वेव आने वाली है। तो ये क्लाइमेट चेंज सडन क्या है? देखिए, क्लाइमेट चेंज के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ में 8वें नंबर पे आता है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स आउटसाइड द पोलर रीजन अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज़ द कंट्री विद हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स। और अगर इसका आप बाज़ औक़ात लोगों को हैरत और ताज्जुब भी होता है ये सुनकर, लेकिन ये एक हकीकत है। फिर एग्रीकल्चरल कंट्री है की हैसियत से पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। और फिर आपको पता है कि जब गुज़िश्ता साल 2022 में जो सैलाब आया उससे मुतासर हुआ हमारा जो ज़रूरी इलाका है, वो 1/3 पाकिस्तान जो है वो सैलाब की जद में आया। लगभग $40 बिलियन US डॉलर से ज़्यादा का तखमीना नुकसान का लगाया गया कि इतना ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का, लाइफ स्टॉक हमारा चला गया और लोग मुतासर हुए, बच्चे स्कूलों से बाहर हो गए, इमारतें जो है वो ख़त्म हो गई। तो बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान पाकिस्तान को पहुँचा इस चीज़ का। लेकिन पाकिस्तान कार्बन फुटप्रिंट्स में अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो लेस देन 1%, दैट मीन्स 0.8% के लगभग हमारा जो है वो कार्बन इमिशन है। तो जब इमिशन हमारी इतनी कम है कार्बन, तो हम कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, लेकिन क्लाइमेट एक्शन पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। तो क्योंकि हमारे पास ग्रीन पाकिस्तान की एक चली थी कैंपेनियन, तो आपको क्या लगता है कि ये इफेक्ट कर सकती है हमें? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मिटिगेशन है, एडेप्टेशन है, बहुत सारी नई पॉलिसीज़ हैं जो मुतारिफ कराई जा रही हैं। खुद हमारी जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर हैं शेरी रहमान साहिबा, उन्होंने बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले किया है एक कम अरसे में। बाकी आप बात करेंगे दरख्तों की, बिल्कुल दरख्त जो है वो मैं समझती हूँ कि हमें ये कॉन्सेप्ट हमने अपने बच्चों को अपनी तालीमी इदारों में हमें करिकुलम में ऐड करना चाहिए क्लाइमेट चेंज का। और ये एक बेसिक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर इसको लेना चाहिए कि जितनी ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे उतना हम अपने माहौल को बेहतर बनाएंगे, उतना ही हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाएंगे और प्रोटेक्ट कर सकेंगे। और लास्ट वन, क्योंकि अब मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं, महंगाई है और कुछ ज़्यादा ही महंगाई का एक तूफ़ान ही है, तो आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी इन फ्यूचर, क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, आई डोंट नो इलेक्शंस होते हैं नहीं होते, वो एक अलग टॉपिक है, तो आप लोगों की क्या प्लानिंग चल रही है टुवर्ड्स इस महंगाई को? थोड़ा देखिए, महंगाई को लेकर हमें डेफिनेटली कंसर्न्स हैं और हमें अंदाज़ा है कि ये एक मुश्किल वक्त है, इकोनॉमिक चैलेंजेस मौजूद हैं और उन इकोनॉमिक चैलेंजेस को किस तरीके से हमने उनका सामना करना है और किस तरह हमें अपने मुल्क को बेहतर जो है रास्ता इख्तियार करना है, अपने आवाम के लिए कैसे हमें सहूलतें पैदा करनी हैं, इन चीज़ों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा गौर भी कर रहे हैं और हम समझते हैं कि ये एक जिम्मेदारी है बहुत बड़ी जो हमें अदा करनी है। ज़ाती तौर पे मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत अहम होती है और वो होनी चाहिए और वो नज़र आ भी रही है। जी, थैंक यू सो मच। एंड आप थोड़ा सा रैपिड फायर करते हैं, थोड़ा सा कैजुअल वे में जाते हैं, कुछ क्वेश्चन होंगे और आपने आंसर देंगे। श्योर। चल, अच्छा, आप बाय कहने पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट? आई एम नॉट इंट्रोवर्ट एट ऑल। मेरे जो दिल में है मैं बोल दूंगी और मैं जब तक नहीं बोलूंगी तो मुझे बिल्कुल भी इत्मीनान नहीं होगा। जब कोई टेंशन आ जाए तो म्यूजिक या आप कहते हैं यार चुप करके सो जाओ? नहीं, टेंशन हो तो नींद कहाँ आती है इंसान को। अव्वल तो मैं टेंशन लेती नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो ये है कि और अगर कभी कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो तो जो है वो
इबादत करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए, और यही एक मैं समझती हूँ बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल ऐसे ही तो आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। दो चीज़ें जो आपको खाने में बिल्कुल पसंद नहीं? दाल इतना मैं शौक से नहीं खाती, ये मेरे घर में भी सबको पता है, बट ये खा लेती हूँ, ये नहीं कि मतलब बट मैं अगर दाल और सब्जी साथ पड़ी हो तो आई विल गो फॉर वेजिटेबल। कौन सा आपको बेहतर सियासतदान लगता है पॉलिटिशियंस में से? आज के दौर में देखते हैं तो बिलावल भुट्टो इज़ अ यंग डायनामिक पर्सन who is so dedicated and so passionate about doing something for Pakistan, और पाकिस्तान का एक बेहतरीन चेहरा, एक बेहतर इमेज लेकर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तेज़ी से वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक जो इंटरनेशनल हमारे आइसोलेशन से बाहर निकालने के लिए काम किया है, तो बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। अदरवाइज़ ऑल्सो पॉलिटिकली उनका हर चीज़ पे पार्टी में नज़र होती है। अगर आप सियासतदान ना होती तो क्या होती? मुझे इस चीज़ पे यकीन है, वट एवर आई डू आई गिव माई 100% इन टू दैट। लेकिन वट एवर आई एम टुडे, जो भी आज मैं हूँ, तो उसमें मैं खुद भी बड़ा मुतमईन हूँ, और मेरे वालिदैन, मेरी फैमिली और सब जो मुझसे मंसूब रिलेटेड लोग हैं, एवरीबडी इज़ हैप्पी अबाउट वट एवर आई एम डूइंग एंड दे फील प्राउड एंड अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, लास्ट वन, नाज बलोच को गुस्सा किस बात पर था? क्योंकि मैंने सुन तो लिया, मुझे आइडिया हो गया कि ऑब्वियसली इट्स झूठ, बट मैंने कहा लिखा हुआ है तो स्क्रिप्ट में, तो लास्ट में आपसे रैपिड फायर पूछ लेती हूँ। शॉर्ट टेम्पर्ड इतनी मैं हूँ नहीं, बट ये है कि वही बात है कि झूठ जो है ना, मुझे आई डोंट लाइक दिस। आज जितनी भी रिगार्डेड डिस्कशन हुई उसमें आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बहुत से लोगों को, जितनी भी यंग जनरेशन है स्पेशली, जितनी भी वेमेंस हैं, लेडीज़ हैं, उन सबको आपने बहुत से मैसेजेस दे दिए, और मुझे इसीलिए आज थोड़ा सा आपसे इंटरव्यू करके फील आ रही थी जब मैं आपसे बिहाइंड द सीन मिली कि आज प्रोग्राम में बहुत मज़ा आने वाला है, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ अ डॉक्यू ड्रामा जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। जलावन इसका नाम है, एक डॉक्यूमेंट्री है जिसने चिली के अंदर रिसेंटली 3 अवार्ड्स विन किए हैं, और पहली पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री भी है। इसके अलावा इंटरनेशनली वेल एक्नॉलेज्ड काम है ये पाकिस्तानी टीम का जिसने ये किया है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताएं तो नॉर्दर्न एरियाज़ का जो इलाका है जिसके मनाजिर भी आपने देखे, यहाँ पे सोनेवाल या जलावन कुछ लोग होते हैं जो कि सोना तलाश करते हैं दरियाओं के किनारे, और इनकी ज़िंदगी कैसी है, कैसे इनकी ज़िंदगी सारे अमल पे बेस करती है, इसके बारे में मालूमात क्या हैं, यही इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर वजाहत मलिक साहब ने इसको शूट किया है और डॉक्यूमेंट किया भी मस्त से, और फिर पूरी दुनिया को दिखाया, और पूरी दुनिया में इस वक्त इसकी शानदार तरीके से तारीफ़ हो रही है। हमने कहा कि हम इस पर बात करते हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा कांस फिल्म फेस्टिवल में भी ये नामजद हुई है। इस मूवी के हवाले से आपको बताएं तो वजाहत मलिक हमारे साथ मौजूद है, फिल्म मेकर, इनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच वजाहत साहब, बहुत शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग 3 अवार्ड्स। बड़ी ज़बरदस्त बात है, और पाकिस्तान में ये बनी है और पाकिस्तानी लोगों के हवाले से है। ज़रा थोड़ा सा हमें इस डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के हवाले से बताइएगा, आइडिया बेसिकली किस तरह से आपने इसको एग्जीक्यूट किया? Well, thank you very much for having me on this show. आपका नाम क्या है? अर्मिला। जी। So the idea was always there in my head for many years because मैं northern areas बहुत जाता हूँ अपने काम के लिए भी और अपने adventures के लिए भी। तो I used to see these people sitting by the river sides, you know, और आहिस्ता फिर मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ना शुरू हुई, तो फिर मैंने इन लोगों के बारे में रिसर्च करना शुरू की, और मुझे पता चला कि ये जिप्सी तरह के लोग हैं, ये गोल्ड पैनर्स हैं, ये दरिया के किनारे बैठ के सोना निकालते हैं। तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ती गई एंड आई वांटेड टू डॉक्यूमेंट देम बिकॉज मुझे ये भी पता चला कि आज तक किसी एथनोग्राफर ने, किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इनके ऊपर कोई काम नहीं किया, और दे आर पीपल सॉर्ट ऑफ फॉरगॉटन बाय द वर्ल्ड। और बस इसी तरह फिर रिसर्च की काफ़ी साल इनके ऊपर, कुछ रिसर्च मटेरियल भी नहीं था इंटरेस्टिंगली। But anyway, then I got in touch with them and then I wanted to shoot a documentary so that I can document their lives. क्या मैसेज क्या था इसमें से? आई मीन अल्टीमेटली हमें पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, और आपका तो एक बड़ा अच्छा ट्रैवल रिकॉर्ड रहा है, वी बीन वाचिंग यू नो
बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर, और आप वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने ये ट्रैवल व्लॉगिंग अब तो आम हो गई है, लेकिन उस वक्त नहीं होती थी इतनी, एंड वी यूज्ड टू वॉच ऑन टीवी। तो बेसिकली एक तो लाइफ दिखाना इन लोगों की, और दूसरा क्या इसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान के टूरिज्म सेक्टर से भी ताल्लुक है, टू प्रमोट इट और टू लेट पीपल नो दैट व्हाट स्पेसिफिक थिंग्स पाकिस्तान टूरिज्म सेक्टर हैज़? यार मैसेज तो कोई नहीं है। बेसिकली द आइडिया वाज टू डॉक्यूमेंट देयर लाइव्स, ताकि पता चले कि कौन लोग हैं, किस तरह रहते हैं, इनका माजी क्या था, हाल क्या है। मज़े की बात है कि ये लोग जो हैं ये अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग से बहुत अलूफ रहते हैं। दे डोंट मिक्स अप विद द लोकल सराउंडिंग्स। और ये लोग बेसिकली इनको मोहान भी बोला जाता है। तो अगर रिसर्च की जाए तो जो मेरी रिसर्च उसके मुताबिक ये लोग बेसिकली सिंध से कई सौ साल पहले दरिया सिंध के किनारे ट्रैवल करते करते ही ऊपर पहाड़ों में आ गए, एंड देन दे लॉस्ट देयर वे बैक होम। तो ये लोग सो दे आर वेरी इंटरेस्टिंग पीपल। इट्स अ माउंटेन कम्युनिटी। गेट रिच वजाहत, क्या ये सोना ढूंढते हुए अमीर नहीं होते? नहीं यार, ये जब अमीर हो भी जाते हैं तो खा पी के ऐशी करके फिर गरीब हो जाते हैं। आई मीन that is their lifestyle, I'm telling you. They are very gypsy like people. तो इनके पुराने एंशिएंट टूल्स हैं लकड़ी के, उसके ऊपर ये सोना छानते हैं, निकलता भी है सोना, बेचते भी हैं, बट इतना नहीं कि वो मास प्रोडक्शन नहीं होती कि इनकी मशीनें लगी हो, ड्रेजिंग हो रही हो और वो इतना सोना कमा रहे हो, निकाल रहे हो। But they have a very like very poor people, with lots of kids. They travel around the northern areas. ये सर्दियों में गिलगित और चिलास के एरिया में रहते हैं, और उसके बाद ये फैन आउट इन द समर मंथ्स, और ये पूरे जो भी आपके रिवर वैलीज है वहाँ पे जाते हैं, चाहे वो चित्राल हो, चाहे वो स्कर्दू का एरिया हो, हुंजा एरिया हो, वहाँ पे जाके सोना निकालते हैं। बट कभी किसी ने इनके ऊपर काम नहीं किया। जैसे अब कलाशा एक माउंटेन कम्युनिटी है, एक ट्राइब है जिसके बारे हर किसी को पता है, इतना पता है कि इट्स नॉजिएटिंग। तो ये जो ये लोग हैं, इनके बारे में तो किसी को कुछ पता भी नहीं है। और इनकी हेल्थ, बच्चों की एजुकेशन, दे आर रियली पुअर पीपल। और उसके अलावा जो फिर अभी जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है नॉर्दर्न एरियाज में, तो इनकी जिंदगी और मुश्किल होती जा रही है। पहले ही लोग इनको दे यूज्ड टू शन देम अवे कि ये चोरियां करते हैं, कर्ज लेते हैं तो वापस नहीं करते। तो वो जो कम्युनिटीज जो हैं आपके, चाहे वो हुंजा में हो या बल्तिस्तान में या चित्राल में, दोज कम्युनिटीज आर ऑलवेज वेरी वेरी ऑफ दीज पीपल कि ये कौन लोग हैं। और ये लोग भी उनके साथ ज्यादा मिक्स नहीं करते, हालांकि hundreds of years, यानी अब इनके लिए मॉडर्नाइजेशन से ज़्यादा चैलेंजेस भी हो रहे हैं। अच्छा वजाहत, ये जो अवार्ड्स आपको मिले हैं चिली फिल्म फेस्टिवल के हवाले से हम बात करें, अवार्ड्स के हवाले से किस कैटेगरी में मिले हैं? और ये जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑब्वियसली जिस कम्युनिटी को आपने यहाँ पर हाईलाइट किया है, हम पाकिस्तान में हमें उस तरह से आइडिया नहीं है, तो इंटरनेशनली तो बिल्कुल भी आई गेस नहीं है। कराच के हवाले से भी आपने बात की है, सो टेल अस अबाउट द नॉमिनेशन और जो कैटेगरी में जीता है इसने अवार्ड डॉक्यूमेंट्री ने। हाँ जी, सो द डॉक्यूमेंट्री इज डूइंग अ वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं उसका सर्किट कर रहा है। So surprisingly we got 3 awards in South Film Arts Film Festival जो है चिले में। So we got an award for the best feature documentary, the best director for a feature documentary, and best cinematography. So 3 awards उन्होंने दे दिए। Then we were also nominated at the Cannes World Film Festival. Yes. By the way, ये बहुत ज़्यादा एक misconception है कि Cannes Film Festival, Cannes Film Festival और है, कान वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल और है। और so it's a lot of people think wow, बहुत कमाल हो गया। I just want to keep the records. कमाल हर सूरत में हुआ है, चाहे किसी भी फेस्टिवल में हुआ है। सबसे पहला कमाल तो ये है कि आपने एक ऐसा सब्जेक्ट उठाया जो कि गैर मकबूल है, जिसकी शायद कमर्शियली इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर उस पर आपने अपने वसाइल, अपना वक्त लगाया, और फिर आप उन लोगों की लाइफ को इसलिए फीचर करना चाह रहे थे इसके अंदर ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। तो आई थिंक कमाल तो है इसमें। आप ये बताइए कि मजमूई तौर पर हम अगर पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात करें तो इस फील्ड के अंदर आप क्या समझते हैं वजाहत, कितना काम हो रहा है और कितना काम होने की ज़रूरत है? क्योंकि मौज़ूआत तो मुझे लगता है कि बहुत हैं हमारे आसपास, लेकिन वी जस्ट कीप आवरसेल्व्स स्टिक टू अ फ्यू सब्जेक्ट्स। हम थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते नहीं हैं, जैसे आपने थोड़ा इस अपनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर सोचा, तो इस पर क्या कहेंगे आप? यार पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्रीज का कोई कल्चर है ही नहीं।
तो इस मुल्क में तो डॉक्यूमेंट्री सिर्फ ट्रैवल पे बनती है, वो भी 13 किस्तें बनती हैं ताकि वो पीटीवी पे या किसी प्राइवेट चैनल पे चल सके। अदरवाइज तो हमारे मुल्क में इतनी स्टोरी पड़ी हुई है, इतनी स्टोरी है कि आप सोच नहीं सकते। देयर आर पीपल हु आर मेकिंग डॉक्यूमेंट्रीज, लेकिन ये कि एक और मसला भी है कि हम जो लोग हमारे तो डॉक्यूमेंट्रियाँ बना भी रहे हैं वो वेस्ट के पर्सपेक्टिव से, यू नो, सो दे वांट टू शो a certain side of Pakistan, which might be good or bad, doesn't matter. जो भी है सामने होना चाहिए. We don't have to brush things under the carpet. लेकिन ये है कि the stories are so much and you know and so many that आप उन पे अगर काम करें तो you know you can actually project your country. You can showcase the good and bad sides of your country. ये नहीं कि हर वक्त आपके ख्याल में पाकिस्तान में हर चीज़ बहुत खूबसूरत है और हर चीज़ अच्छी हो रही है. ऐसी भी कोई बात नहीं है. एक हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम है कि हम लोग you know we are like ostriches, हम बस मुंह छुपाए फिर बैठे होते हैं। इसमें फिर वजह जैसे स्टूडेंट्स आते हैं ना, जैसे यंग स्टूडेंट्स आते हैं, हमारी बात होती है, बड़े अच्छे टैलेंटेड लोग भी हैं, बड़े ब्रिलियंट आइडियाज़ के साथ भी आते हैं, बट देन एक कमर्शियल एस्पेक्ट जब इसका आता है उस पर लोग आके रुक जाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट नीड्स रिसोर्सेज एंड ऑल, तो मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए ना। इसका कोई हल है हमारे पास? दूसरा फिर प्लेटफॉर्म भी चाहिए ना। आप एक डॉक्यूमेंट्री तो बना लें, चलाएंगे कहाँ पे, मुझे बताएं। ये एक बड़ा मसला है। आप even though Pakistan television has it's obligatory for them to show documentaries, वो दिखाते भी हैं, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री आप लेके जाएं किसी चैनल के पास, वो आपको घास भी नहीं डालेगा। वो कहेगा जी आप 13 किस्तें लेके आए और वो भी पता नहीं ऐसे और वैसे। तो सॉरी टू से बट द चैनल्स कंप्लीटली नॉट सपोर्टेड। वजाहत आपने बात कर दी हो शायद, तो वहाँ पे तो बाकायदा तौर पे डॉक्यूमेंट्रीज का एक शोबा है जो कि बंद पड़ा हुआ है, उसको एक्टिव करना चाहिए। नहीं चलाते ना यार, मैं वही कह रहा हूँ कि the channels are not supportive at all। तो आप डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे तो फिर यही होगा कि आप बाहर जो फिल्म फेस्टिवल्स है वहाँ पे चलाएंगे, या बाहर किसी चैनल अगर बहुत ही अच्छी है तो बाहर किसी चैनल को बेच देंगे, दैट्स इट। अदरवाइज यू और ज्यादा से ज्यादा फिर आप तंग आएंगे तो सोशल मीडिया पे डाल देंगे। You know, you have to make money, you have to put in money to make a document। सारी बात तो जरूरी है। तो व्हाट नेक्स्ट सर? आपने ये तो अच्छा किया माशाल्लाह, और एक्नॉलेज भी हो रहा है, कम से कम जिक्र हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एक अच्छा सब्जेक्ट अच्छी जगहों पे डिस्कस हो रहा है। क्रेडिट गोज टू यू एंड योर टीम। व्हाट नेक्स्ट, क्या करने जा रहे हैं? यार अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही एक फिक्शन फिल्म बनाई है अबाउट गर्ल्स आइस हॉकी टीम इन चित्राल। It's a 30-minute short film where we showcase an ice hockey team in a far off village of Upper Chitral, jo ke you know how they play ice hockey against all odds, you know the patriarchy is there, how they fight that, aur phir aisa aisa karke wo match jeete hain, then they go to Hunza for the final match and then they win there। तो वो एक लड़कियों की टीम है, तो उस फिल्म का नाम है मिनाहिल। It's yeah and that film is going to be screened I think 20 तारीख को उसकी स्क्रीनिंग है इधर इस्लामाबाद में। एंड उसके बाद ऑब्वियसली फिर उसी को भी हम फिल्म फेस्टिवल सर्किट पे डालेंगे और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। बट वी लव टू कवर, दैट्स ब्रिलियंट, बहुत ज़बरदस्त आइडिया। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके वजाहत, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसा काम जिस पे हम फ़ख्र कर सकते हैं बतौर पाकिस्तानी कि कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ प्रोडक्टिव काम हो रहा है, कुछ हटके भी हो रहा है। ना वी बिलीव के चैलेंजेस बहुत होते होंगे आपको, लेकिन स्टिल यू आर डूइंग सो, इट्स ग्रेट। थैंक यू वेरी मच वजाहत साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। बहुत लगा आपसे बात करके। वजाहत मलिक हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है जलावान के नाम से, और उन लोगों के हवाले से बताई है जो उनके नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते हैं और दरिया के किनारे सोना चुनते हैं, उनको क्या चैलेंजेस हैं और मज़ीद उनको फ्यूचर में किस तरह से मुश्किलात हो सकती हैं इस मॉडर्नाइजेशन की वजह से। सो हमने सोचा कि आपकी मुलाकात करवाई। जब हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें उफैरा फैज़ और वकार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं कि अक्ली रवैयों का बैंक कैसे खुलता है और ये क्या चीज़ है। देखते हैं आज का माइंड मैटर्स। अक्ल के बारे में तो हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि अक्ली रवैये जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए, और किस तरह से अक्ल से काम लेकर हम अपनी पर्सनल लाइफ को भी बेहतर कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर कर सकते हैं, और ख़ासतौर पर जो वर्क प्लेस है उधर भी माहौल को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आज मैं वकार साहब से ये पूछूंगी कि जो जज्बाती रवैये हैं, क्या उनको भी हमें कंसीडर करना चाहिए? जी बिल्कुल, जज्बाती रवैये जो हैं वो भी तो अक्ल के नीचे ही आते हैं, और डेफिनेटली आपकी अक्ल होगी तो तभी आपको जज्बाती रवैयों को भी बेहतर कर सकेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स इमोशंस का बहुत अहम तरीन किरदार है, और अगर हम लिम्बिक सिस्टम वगैरह को देखें तो हमें यह आइडिया होता है कि अगर हम एवोल्यूशन को देखें तो हम हैं तो गैर अकली, यानी कॉग्निशन तो बहुत लेटर डेवलपमेंट है, और उसके बाद
का ये काम है। तो जज्बाती रवैयों में जहाँ तक एतदाल की बात है, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप अरस्तु या सुकरात और उस दौर में चले जाएं, या आप मज़ाहिब को उठा के देख लें, या आप इस वक्त के ऐसे लोगों को, जैसे साइकोलॉजी को आप उठा के देख लें, अब आपको बहुत मुमासलत नज़र आती है कि जज्बाती रवैयों में तमाम की जो फाइंडिंग्स हैं वो तकरीबन एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं। ठीक है। और अगर आप मिसाल के तौर पे मैं अगर स्टीफन और कोवी को कोट करूं, और 6-7 जो चीज़ें हैं वो बेसिकली इमोशनल बैंक अकाउंट कहते हैं ना, कि आपको एक इमोशनल बैंक अकाउंट जो है वो मेंटेन करना चाहिए रोज़ाना, यानी बैंक में आप कितना जमा करा रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, और इस तरह के पूरे तस्वुर देता है। लेकिन वो जो कुछ आगे 7-8 चीज़ें या 6-7 चीज़ें बताता है उस इमोशनल बैंक अकाउंट्स के हवाले से, तो वो आपको बड़ा सिमिलर सा लगेगा कि बिल्कुल मज़हब भी तो यही कह रहा है, और इवन पुरानी जो दानिश है या यूनानी है वो भी यही कह रहे हैं। तो इसको मतलब शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पे एक वो चीज़ कहता है कि काइंडनेस जो है, स्टीफन की बात कर रहा हूँ, कि काइंडनेस को वो बहुत ज़्यादा करता है कि आपको रोज़ाना जो है ना वो स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो स्माइल हो सकती है, वो थैंक यू हो सकता है, किसी को पहले आप थैंक यू कह रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें हैं। तो अब जिस तरह बहुत सारे यूरोपियन इस तरह ममालिक हैं, बहुत सारे ऐसे माशरे जो कि बेहतर हैं रवैयों में, तो उनमें हम देखते हैं कि जो स्माइल है वो क्या किरदार अदा कर रही है, वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है ना। आप जब जाते हैं किसी भी जगह पे, आपको पुलिस रोकती है और आप हमारा तो एक रवैया ना कि आप उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी आप इसको तजुर्बा करके देखें कि अगर आपको रोकें तो बजाय इसके कि हम गाड़ी के अंदर ही बैठे रहते हैं ना कि वो हमारे पास आएंगे वो सारे, इसके आप उलट करके देखें, आप गाड़ी से निकल के उनके पास चले जाएं, स्माइल करते हुए चले जाएं, पॉजिटिविटी आ जाती है टोटल। वो उस बेचारे ने तो इस तरह का एक्सपीरियंस ही कभी नहीं किया होता, तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है। तो इसके अलावा भी जो स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस है, कि आप यूँ समझिए कि आप मैंने एक काइंडनेस की दिखाई, एक अच्छा रवैया दिखाया, एक किसी को पहले थैंक यू कह दिया, एक स्माइल दे दी है, तो ये मेरा वो इमोशनल बैंक अकाउंट है जिसमें डिपॉजिट किए जा रहा हूँ। ठीक है, ये डिपॉजिट्स हैं। अच्छा, इसी तरह एक और जो डिपॉजिट्स के वाले से बहुत ही अहम तरीन चीज़ वो बताता है, उसको बेसिकली वो कहता है द गोल्डन रूल। और द गोल्डन रूल जो है वो ये है कि हमने हर एक्ट जो है, ये हर चीज़ जो है वो इस तरह करके करनी है कि अगर मेरी जगह यानी कोई और होता तो उसको कोई तकलीफ तो ना होती। ठीक है, हमेशा जो है वो दूसरे को मिरर करना है। ठीक है, कि मेरा ये जो रवैया मसला है ये, या मेरी ये वाली जो बात है वो उसको किस तरह हार्ड करेगी, तो मैं डेफिनेटली उसकी जगह पे होके सोचूंगा तो तभी होगा ना। तो ये नहीं, आपने थ्रू आउट एम्पैथेटिक होना है और दूसरे की जगह पे अपने आप को रख के सोचना है। सो ये भी गोल्डन रूल जो है आपको मज़ाहिब में मिल जाएगा, आपको पूरी इंसानी तारीख में मिल जाएगा। इसका मतलब इंसानी तजर्बे का निचोड़ ही है ना। तो यही वो चीज़ें हैं जो कि स्टीफन ने भी आप कर दी हैं। अपोलोजाइज फर्स्ट वो कहता है कि आपको हर सूरत में पहले अपोलॉजी करनी है, माफ़ी पहले मांगनी है। और वैसे भी कहते हैं माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है। हाँ, हम अंदाज़ लगाना, ये सारे का सारा आपको 3-4 हज़ार साल तारीख में एक बार बार दोहराई जाने वाली चीज़ आपको नज़र आती है। और उसकी वजह यह है कि इसने रिजल्ट दिए हैं और उस तानिश ने ये समझा है कि ये बहुत ही अहम तरीन चीज़ है, तभी तो उसने बार बार उसको कहा है। और उसमें ये नहीं है कि आप गलती पे हैं या गलती पे नहीं हैं, आप गलती पे हैं तब भी आप अपॉलॉजी नहीं, ये स्टीफन ये कहता है आप गलती पे हैं तब भी आपको पहले माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और जब ये स्टीफन ये कहता है तो नॉर्मली हमें ये समझता है यार ये क्यों कह रहे हैं, जबकि हमारी गलती नहीं है तो हमें अपॉलॉजी क्यों मांगे। एक्चुअली वो बड़े स्केल पे बात कर रहे हैं ना। जब आप 1 साल बाद देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि हाँ यार मेरी गलती नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने माफ़ी मांगी। तो 1 साल में आपको पता चल जाएगा कि वो जो आपने अपॉलॉजी फर्स्ट उस तरफ गए थे, तो एक ये स्केल जब बड़ा होता है तो तभी आपको आइडिया होता है ना कि वो कितना फ्रूटफुल रहा है, कितना नतीजा खेज रहा है और कितना अच्छा रहा है। तो आप सोचते हो यहाँ से तो कोई बड़ा, इन 1 साल बाद आप उस वक्त नहीं, 1 साल के बाद आप इसी चीज़ को देखते हुए आप कहेंगे कि यार ये तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये तो आपको बड़ा मतलब उस पर आपको एतमाद हासिल होगा कि और हमेशा ये हैबिट जो है इस पर वो बहुत ज़्यादा जोर देता है। एक्सपेक्टेशंस की क्लैरिटी के वाले से वो बहुत जोर देता है कि आपकी जितनी भी, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप घर पे हैं, कहीं पे भी हैं, कोई भी रिलेशनशिप है, उसमें जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं या आपकी जो दूसरों से एक्सपेक्टेशंस हैं उनको बहुत ही उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। वो जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी तो उतना चीज़ें हैं, वही जो हम अमूमन बात करते हैं ना कि आपने वेल डिफाइन करना होता है, आपने अपनी बाउंड्री सेट करनी होती है, एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी हर चीज़, बाउंड्री सेट करनी होती है। आप एक लॉज हैं, कवानीन हैं जो कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनको भी पता होना चाहिए कि ये वो रेड लाइन है जिसके आगे नहीं आना वगैरह वगैरह। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। कीपिंग कमिटमेंट्स, स्टीफन कहता है कि जो आपने कमिटमेंट्स हैं वो चाहे छोटी हैं चाहे एक बच्चे से की हुई कमिटमेंट है, कोई जितनी भी कमिटमेंट्स हैं उसमें आपने फुल यानी उस पर करना है कि अपना 100% आप कमिटमेंट्स को देना है। अगेन फिर वो अगर आप मज़हब की तरफ जाएँ तो जितने भी मज़ाहब हैं और इस्लाम भी,
वादा खिलाफी के हवाले से आपको पता ही है कि क्या कहा गया। फिर जो सबसे मज़े की चीज़ है वो ये है कि ये छठी है, ये जो भी है, स्टीफन कहता है कि डोंट गॉसिप बिहाइंड द बैक्स, गीबत आ गई, ठीक है जी, कि आपने किसी सूरत में भी किसी की पीठ के पीछे कोई इस तरह की बात नहीं करनी, बैकबाइटिंग नहीं करनी। अब इमेजिन कीजिए कि इसको तो खैर मज़हब जो है और इस्लाम जो है उसको बहुत ही सख्त है ना गीबत के हवाले से। वो क्यों सख्त है, वो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ समझ आ जाती है अगर आपको कोई पता चले कि आपके दो बहुत अच्छे दोस्त वो आपके बारे में इस तरह की बात कर रहे थे, तो जो कुछ आपके अंदर पैदा होता है तो उससे समझ आ जाती है कि क्यों इस पे सख्ती की गई है। इंसान बड़ी तकलीफ होती है ना कि बहुत अच्छे आपके सिंसियर लोग जो हैं अगर वो इस तरह की बात उस पर कर रहे हैं। और इसी तरह जो है वो कहता है कि जो फीडबैक है उसको, यानी इफेक्टिव फीडबैक जो है वो फौरी तौर पे देना ज़रूरी है। सो ये तमाम जो जितनी भी चीज़ें हैं ये इमोशनल बैंक अकाउंट हैं, और इमोशनल बैंक अकाउंट से मुराद ये है कि आपका एक बैंक अकाउंट है, आपने अपॉलॉजी, किसी और ने अपॉलॉजी कर ली, ठीक है जी, तो आपने बेसिकली वो डिपॉजिट के बजाय दूसरा क्या कहते हैं पैसे विड्रॉ कर लिए हैं या वो चीज़ विड्रॉ कर ली है। अगर आप कोई पहले काम कर लेते हैं तो आप डिपॉजिट कर लेते हैं, ठीक है जी। आपने अगर वर्ड ऑफ काइंडनेस आपने किसी को बोला तो आपने डिपॉजिट किया, किसी ने आप पे बोला है सबकत ले गया तो ये मतलब वो आगे उसका डिपॉजिट है। इसी तरह जो गीबत है, ठीक है जी, अगर गीबत है तो वो इंतहाई सख्त चीज़ है, तो अगर आपने इस तरह का किया तो आपने फिर बहुत ही कुछ विड्रॉ कर लिया और इस तरह किसी अगर और नहीं किया तो वो भी ऐसे ही है। सो ये 5-6-7 चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि एवरीबडी नोज़, हम सब जानते हैं इन चीज़ों को, अमल करने की ज़रूरत होती है। और वो एक चीज़ है जो कि 6000 साल से या 5000 साल जो नॉन हिस्ट्री है उसमें पीटी जा रही है 5000 सालों में। चाहे आप बुद्ध मत को उठा के देख लें, चाहे किसी भी आइडियालॉजी को उठा के देख लें, इस्लाम को उठा के देख लें, वो गीबत के सख्त खिलाफ है, झूठ के सख्त खिलाफ है, हर तमाम चीज़ों के सख्त, एवरीबडी नोज़। लेकिन अमल करना जो है वो मामला आगे का है। और ये आपकी जो मॉडर्न सोसाइटी है, जदीद सोसाइटी है, उसमें जो और जदीद साइकोलॉजी है, तो वो बिल्कुल जो कि पिछले 6-7 हज़ार साल दानिश है उसको अगर वो साइड पे करती है और वो प्योरली साइंटिफिकली साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करती है, तो तब भी यही फाइंडिंग अगर आती हैं, तो इसका मतलब है कि ये तो है, यानी किसी भी माशरे में यहाँ तक कि एक कहा जाता है ना कि जो अच्छे माशरे होते हैं वो बड़े खुश होते हैं, यहाँ पे खुशहाली होती है, वो सारा कुछ होता है। तो एक स्टडी जो थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी हैरानकुन थी, और वो स्टडी उसने हमें ये बताया कि उनके अंदर एक को रिलेशनिंग फॉरगिवनेस की बड़ी है। अजीब व गरीब बात है कि कुछ मुल्क जहाँ पे खुशी का स्केल देखा गया कि वहाँ पे वो जो स्केल के हवाले से वो ज़्यादा खुश लोग हैं, ठीक है जी, ज़्यादा खुश तरीन लोग हैं, उनके अंदर एक और ट्रेड जो है वो नुमायाँ देखा गया कि वो माफ़ी देने में, ये अपॉलॉजी फर्स्ट करने में बहुत आ गया। अब ये जो वेरिएबल और ये वेरिएबल आपस में इतना स्ट्रांगली कोरिलेट करता है कि हमें ये नहीं समझ आती कि ये ऑलरेडी खुश थे जिसकी वजह से इन्होंने माफ़ी देने की ट्रेड कर ली, ये क्योंकि माफी देते हैं, अपॉलॉजी फर्स्ट करते हैं, इसलिए खुश हैं, व्हाटएवर जो भी है। मतलब अच्छा, वैसे वकार साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आपकी बात को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी कि अगर दो लोगों में बहस हो रही हो और एक बंदा वही आपकी वाली बात अपॉलॉजी फर्स्ट, पहले माफी मांग ले, बात को खत्म करने की तरफ जाए, तो दूसरे का गुस्सा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और वो जो नॉन इशू आपने, यानी वो जो लस्सी के अंदर पानी मिलाना है और घुमाई जाना है, हाँ, और वो जो एनर्जी वेस्ट करनी है उससे बचत हो जाती है। तो ये बड़ा अच्छा होता है। आप इवन कोई जाहिल आदमी भी हो, कोई ऐसा आदमी हो जिसने आपसे ज़्यादती भी की हो, और आप उससे अपॉलॉजी कर लें तो भी आप विन विन सिचुएशन में चले जाते हैं ना, क्योंकि आपका टाइम बच जाता है, आपका कद बड़ा हो जाता है। हाँ चलिए, कद यकीनन बड़ा हो जाता है, आपका वक्त बच जाता है, वक्त भी बच जाता है, बहस से बच जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज हमने आपको बताया कि आपकी जिंदगी में इमोशनल बैंक अकाउंट का होना कितना जरूरी है, और ये डिपेंड करता है कि डेली बेसिस पे आप कितना क्रेडिट और डेबिट करते हैं। इसी के साथ मुझे और वकार साहब को इजाजत दीजिए। देखते रहिए माइंड मैसेज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, चूंकि आपको पता है वीकेंड भी है, फ्राइडे है, तो हम फ्राइडे को कोशिश करते हैं कि संडे को जो हमारा शो चलता है कारवां सराय शाम 7:05 पे एक्सप्रेस पे, उसमें जो भी बात होती है इसका थोड़ा सा आपको टीजर दिखाते हैं। आज ट्रेन्स के हवाले से संडे को बात हो रही है, ट्रेन्स के हवाले से क्या बात हो रही है, सफ़र को लेकर, और मूवीज़ के हवाले से भी इसमें डिस्कशन हुई। इसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। कुलियों के हवाले से अगर बात की जाए, और क्योंकि बात ही ट्रेनों की हो रही है, प्लेटफॉर्म्स की, तो मैं भी एक ज़माने में कुली हुआ करता था। जी हाँ, बाकायदा, मैं बिल्कुल एग्जैजुरेट नहीं कर रहा। अच्छा, पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी जिनमें ट्रेन का बहुत अहम किरदार था, प्लेटफॉर्म का था। 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल, गीली मेहंदी की खुशबू,
झूठ मूठ के शिकवे कुछ, झूठ मूठ के वादे भी सब याद करा दो, सब भिजवा दो। यानी अगर नज़्म गाने में कोई हो, कह सकते हैं कि मुकाबला, तो मेरा ख्याल है कि शायद नैरा बहुत आगे निकल जाएंगी। मुनीर अहमद कुरैशी की बजाय उनका नाम मन्नू भाई अहमद नदीम कासमी ने रखा। और एक दफ़ा मन्नू भाई से पूछा गया कि मन्नू भाई आपकी बेगम बहुत उम्दा खातून, वो भी, अब वो भी आपको मुन्नू भाई कहती? तो मुन्नू भाई कहने लगे कि पहले कहती थी, अब समझती भी है। अल्लामा इकबाल जा रहे थे कहीं, रात के वक्त वहाँ पे पहुँचे, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, हुक्के की तलब हुई, तो इलाही बख्श को कहा कि भाई कोई हुक्के का बंदोबस्त हो सकता है। उनका सर इस वक्त रात के इस पहर यहाँ कहाँ? तो वहाँ पे एक कुली सोया हुआ था। उसके बाद उसका पुराना सा जैसा भी हुक्का होता है, छोटी सी हुक्की थी, वो फिर उन्होंने ताज़ा किया और उसके बाद उसके कश लगाए, तो फिर अल्लामा इकबाल बहाल हुए। ये उनकी बायोग्राफी में भी दर्ज। अरे वाह, तारड़ साहब के सफरी तजुर्बात की वो कहानियाँ जो शायद वो तहरीर नहीं कर पाई, या तहरीर हैं भी तो उस तरह से नहीं जैसे वो बताने में आपको लुत्फ़ आएगा उनको सुनने में। तो आप सुन पाएंगे कारवां सराय में इतवार की शाम 7:05 पे एक्सप्रेस न्यूज़ पर। डोंट फॉरगेट टू वॉच। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि हम प्रोग्राम ख़त्म करें, हमारे पास एक स्टोरी है, वो बरतानिया के हवाले से है। यहाँ पे शदीद बर्फ़बारी हुई है और उसके बायस कई इलाके यहाँ पे उनका जो दर्जा हरारत है वो -15 डिग्री तक गिर गया। ख़राब मौसम में ब्रसेल का इलाका है, इसके अलावा हिथरो एयरपोर्ट है, यहाँ पे परवाज़ें भी मुतासर हुई हैं और रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि बहुत सारी परवाज़ें इसकी वजह से डिले कर दी गई हैं। बरतानवी मीडिया ही रिपोर्ट करे कि जुमेरात तक जो जनूबी वेल्स है, स्कॉटलैंड है और शुमाली आयरलैंड है, इसमें मज़ीद शदीद सर्दी हो सकती है और इसमें मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, हम आपसे कि अब मंडे को हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। कल और परसों हमारा बेस्ट ऑफ देखना मत भूलिएगा। मंडे तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।